हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए सभी लोग आ जाइए। हाँ चलिए सभी लोग आ जाइए। थोड़ा क्लास अभी सही हो जाएगा। वो कभी कभी क्या हो जाता है ना, कैमरा अचानक चालू होता है तो धुंधला धुंधला जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन तुरंत सही हो जाएगा। वो 5 मिनट में सही हो जाएगा। चलिए सभी लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाने की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, लगाइए इसे। आज साइंस के 100 से अधिक क्वेश्चन है, तो पार्ट 3 में 100 से अधिक क्वेश्चन होने के कारण आपको नंबरिंग नहीं किया गया है कि आप लोग जल्दीबाजी ना कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन है सभी एक से एक क्वेश्चन है, आपको एक से एक बढ़कर, क्योंकि हम लोग अब मॉडरेट से हाई लेवल में आ चुके हैं, यानी मॉडरेट से हाई लेवल में आप क्वेश्चन आ चुका है। तो ये देखिएगा, हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत में उत्क्रांति का आधार क्या है? म्यूटेशन का आधार क्या है? उत्क्रांति का आधार क्या है? ये है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जिसे कहा जाता है। म्यूटेशन भी उसे की कहा जाता है जो आपके जीन में बराबर बदलाव हो। एग्जाम्पल के थ्रू हम बोल सकते हैं कि जो डार्विन का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, उत्क्रांति पर क्यों सिद्धांत है? क्योंकि डार्विन बोलते हैं, मान लीजिए कोई ए और बी दो आपको लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं। ए व्यक्ति जो है मोटा है, अच्छा खासा ऊर्जावान है, और बी व्यक्ति पतला है और आपको कुपोषण वाला है, यानी इसको खाना बहुत कम मिलता है। तो अगर स्थिति अकाल की जैसी आ जाए, स्थिति विकराल स्थिति आ जाए, तो कौन इसमें जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा ए अपने जो है जीन में बदलाव करेगा, उसके अनुकूल बनाएगा। लेकिन आपको बी जो है पतला होने के कारण, कुपोषण होने के कारण ये धीरे धीरे विलुप्त होते चला जाएगा। वही जो होता है उसे कहा जाता है कि आपको उत्क्रांति का आधार। और यही जो उत्क्रांति का आधार होता है, इसमें उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन माने एकदम सिंपल सी बात समझिए, आपके जीन में बदलाव। और जब आपके जीन में बदलाव होगा, क्योंकि जेनेटिक्स आपको जानते हैं मटेरियल जीन ही ले जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जो आपके जीन में बदलाव होगा तो एक नया जीव, थोड़ा ही अलग लेकिन एक नया जीव बनेगा। नया अलग 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 होते होते वो एक नया जीव, ऐसा समय आएगा कि एक नया जीव बन जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको देखिएगा डायनासोर के उत्परिवर्तन के सिद्धांत यानी कि जीन में नहीं बदलाव हुआ, इसलिए डायनासोर पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। वरना आप देखिएगा आज के समय में बहुत से जंतु है, पेड़ पौधे हैं जो अपना अस्तित्व बचाए रखे हैं, आपको विकट परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी। क्यों? क्योंकि उनके जीन में उत्परिवर्तन हो रहा है। इसे ही कहा जाता है डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत में उत्क्रांति का आधार। ठीक, एक संघर्ष का भी आधार होता है। संघर्ष कहा जाता है प्रकृति के विरुद्ध में संघर्ष करना, यानी प्रकृति आपसे प्रतिकूल करा रहा है और आपको जो है आपकी ऐसा स्थिति आपके सामने रख रहा है जे आप विलुप्त हो जाइएगा उस स्थिति के अनुसार। लेकिन आप क्या करते हैं? उसके खिलाफ में संघर्ष करते हैं, संसाधन के लिए आप लड़ाई करते हैं। इस तरीके से इसे संघर्ष का सिद्धांत कहा जाता है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं है। ये जो जैविक युद्ध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैविक युद्ध इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है। जैविक युद्ध होता है आपको जिसमें जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है, उसे जैविक युद्ध कहा जाता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। एटीपी का फुल रूप क्या होता है? एटीपी का अब बताइए, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आप लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी बनता है। आप लोग अक्सर आप सुने होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज होता है C6H12O6 का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो केप्स चक्र में, तो वहां पर आपको 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी जो होता है जिसे हम कोशिका के क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। तो कोशिका की करेंसी क्या आते हैं? इसे क्या इसका फुल फॉर्म होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, और ये बराबर एग्जाम में पूछता है। ये भी याद रखिएगा। इससे कोशिका का क्या कहता है? पैसा कहा जाता है, कोशिका का रुपया कहा जाता है, कोशिका का करेंसी कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, आपका हालत खराब हो जाएगा। अगर बढ़िया से क्वेश्चन किए तो अच्छा से आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। ब्रिक आपके जानते हैं, आपका ब्रिक जो होता है, एक आपको मैंने कल भी आपको बताया था, ऐसे सेम की बिया की तरह आपके ब्रिक होता है। और ये सेम के बीज की तरह आपको जो ब्रिक होता है, ये दो ब्रिक होते हैं। एक मनुष्य में दो आपको किडनी पाई जाती है। एक किडनी खराब होता है तो दूसरा काम चला देता है। तो किडनी में आपको नेफ्रॉन पाई जाती है। क्या होता है? नेफ्रॉन छोटा यूनिट जो होता है। जैसे कि हमारे शरीर के सबसे क्रियात्मक रचनात्मक इकाई क्या है? ये कोशिका है, सेल है। वैसे ही आप देखिएगा कि जो आपका किडनी है, किडनी का आप देखिएगा सबसे छोटा इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रोलॉजी में हम क्या करते हैं?
नेफ्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? हम लोग किडनी का अध्ययन करते हैं, इसे याद रखिएगा। नेफ्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? किडनी का अध्ययन करते हैं। और नेफ्रॉन जो होता है छोटा इकाई होता है किडनी का। और ये भी याद रखिएगा, इसी में आपको वुमन संपुट पाया जाता है। इस आपको नेफ्रॉन में ही क्या पाया जाता है? वुमन संपुट पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कहां पाया जाता है? न्यूरॉन जो होता है ये आपके तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई होता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक रचनात्मक इकाई जो होता है वो न्यूरॉन होता है, इसे भी याद रखिएगा। और जो ऑक्सीजन हम वायुमंडल से लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, यानी श्वसन में अगर क्रियात्मक इकाई रचनात्मक पूछे तो वो हो जाता है एलिवेली। ठीक, एलिवेली हो जाता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? किडनी का अध्ययन करते हैं। और किडनी का पथई किसे कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट को कहा जाता है। किडनी में ही अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन होता है। किडनी में आपका क्या होता है? जो खराब पदार्थ होते हैं वो रक्त से बाहर निकाले जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। एकदम समझिए कि जो भी क्वेश्चन लाया जा रहा है ना वो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप देखिएगा काफी मेहनत करना पड़ रहा है क्वेश्चन लाने में। परम शून्य ताप आपके एनसीईआरटी के देखिएगा, बुक निकाल कर देखिए, उसमें साफ साफ इसके बारे में दिया है। परम शून्य जो ताप होता है यह होता है डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होता है। 273 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री। केल्विन में भी पूछ सकता है, तो इसे कहा जाता है 0 केल्विन। केल्विन क्योंकि ऐसा ही इकाई होता है तापमान का, केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। ये वैसा ताप होता है जी, इससे कम ताप संभव नहीं है। इससे कम ताप जो है ये कम ताप है, इससे कम ताप संभव नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इससे कम ताप संभव नहीं है। इससे अधिक ताप हो सकता है, अधिक में तो बहुत से ताप हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकता है, उसका कोई आपको सीमा नहीं है। लेकिन कम इससे आपको ताप नहीं हो सकता। ताप का ऐसा इकाई जो होता है वो होता है केल्विन। और ऐसा इकाई क्या होता है? ताप का ऐसा इकाई जो होता है वो होता है केल्विन। और केल्विन कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। केल्विन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय माने 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन अक्सर हम लोग 2 डायमेंशन पढ़ते हैं। 3 डायमेंशन माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करते हैं, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करते हैं। अगर कोई एक्स हो जाता है, वाई हो जाता है, जेड हो जाता है, इस एक्सिस की बात करते हैं। 3 डायमेंशन ओवरव्यू जो दिखाता है किसी वस्तु का, वो जो है हम प्राप्त करने के लिए हेलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हेलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। समझ लो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे रखा हुआ है एकदम एग्जाम में। ये कि देखो तुम्हारे एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है ना, तो हर एक शिफ्ट में देखिएगा अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। हड्डी से प्रत्येक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक ना। क्योंकि हड्डी ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन किया जाता है और उसी में ये चीज पढ़ना है कि अस्थि और पेशियों को जो जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है। यानी अस्थि और पेशी, जो आपका पेशी की संख्या मुख्यतः माना जाता है 639 माना जाता है। आपके शरीर में जो मांसपेशी, पेशी माने मांसपेशी की संख्या मुख्यतः माना जाता है 639 माना जाता है। और बोन यानी हड्डी की संख्या अगर देखा जाए, बोन की संख्या देखा जाए तो बच्चा में यानी चिल्ड्रन में 300 होता है। और जैसे आप बड़े होते जाते हैं जो हड्डी के बीच का गैप है वो बढ़ते चला जाता है और वो बच जाता है 206। हड्डी जो होता है कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है, इसे भी याद रखिएगा। हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी में हम कहते हैं। और हड्डी मांसपेशी को जोड़ेगा टेंडन, हड्डी को आपको जोड़ेगा आपको लिगामेंट। हड्डी को दे तो आपको लिगामेंट हो जाएगा। यानी हड्डी माने अस्थि को दे तो लिगामेंट हो जाएगा, अस्थि पेशी को दे तो आपको टेंडन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम ये हो जाएगा। ये सभी के सभी मैं आपको क्वेश्चन करा रखा हूं और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट आपका लेखक कौन है? हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट फॉर सस्टेनेबल के लिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही ग्रीन आपको देखिएगा विकास बुक लिखा गया था। और ये 90 में आई थिंक इनका बुक आपको प्रकाशित किया गया था। और ये बहुत बड़े पर्यावरणविद आपको माने जाते हैं। इनका नाम है WM एडम्स। WM एडम्स इनका नाम है। इन्होंने हरित विकास नामक एक बुक लिखा था, ये भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आपको मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ठीक ठाक है क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषक नहीं उत्पन्न करता है? कौन से पर्यावरण के प्रदूषक नहीं उत्पन्न करेगा? तो नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। obvious सी बात है, नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय कचरा उत्पन्न करता है जो कि पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। सौर ऊर्जा में नहीं होता है, सनलाइट जिसे कहा जाता है, क्योंकि सनलाइट जो होता है आपको रिन्यूएबल एनर्जी होता है। क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी होता है। और ये जो है पर्यावरण के आपको मैत्री माना जाता है। यानी कि सौर ऊर्जा में क्या होता है? सूरज की ऊर्जा आपको देखो सिलिकॉन वाला सोलर सेल पर पड़ता है और अब वहां से विद्युत ऊर्जा निकलता है। या सौर ललटेन में भी सेम आपको होता है कि सिलिकॉन वाला आपको सौर सेल लगाया जाता है और ललटेन की तरफ प्रयोग किया जाता है। यानी आप देखिएगा कि सौर ऊर्जा जो होता है इसमें आपको रिन्यूएबल एनर्जी होता है, ये खत्म होने वाला एनर्जी नहीं है और पर्यावरण के मैत्री माना जाता है। बाकी सभी के सभी जो हो जाते हैं पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये जितने भी होते हैं
ये आपको रिन्यूएबल नहीं होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, और ये आप देखिएगा कि पर्यावरण को दूषित करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? जैव निम्नकरणीय, ये भी क्वेश्चन वैसे ही आपको समझ में आ रहा है। जैव निम्नकरणीय कहा जाता है, एक होता है अजैव निम्नकरणीय। तो जैव निम्नकरणीय वो होता है जिसको आपको छोटा छोटा फफूंदी, जीवाणु, कवक ये विघटित कर जमीन में मिला दे, यानी वो सड़ कर जमीन में मिल सकता है, यानी वो सड़ कर मिट्टी में मिल सकता है, उसे कहा जाता है जैव निम्नकरणीय। जैव माने होता है जीव, जैव माने क्या होता है जीव, और निम्नकरणीय मतलब होता है मिला देना, यानी कि मिट्टी में मिला देना, निम्नकरणीय करना। सो प्लास्टिक तो होगा नहीं, पारा, पॉलीथीन, रबर, इसमें से बताइए कौन सा आंसर होगा। और सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखकर आपको चलना है और आपको बढ़िया से बताना है। सबसे पहले प्लास्टिक, प्लास्टिक आपको अजैव निम्नकरणीय है। पारा, पारा भी अजैव निम्नकरणीय है, इसलिए देखिएगा पारा कहीं अगर पानी में आता है तो मिनीमाटा रोग हो जाता है। पारा को क्या कहा जाता है? एचजी कहा जाता है, और ये जल्दी आपको खत्म होने वाला चीज नहीं है, बड़ी खतरनाक होता है, ठीक ना, मिनीमाटा रोग। पॉलीथीन, पॉलीथीन भी आपको देखिएगा आपको ये आपको अजैव निम्नकरणीय है। और यहाँ रबर, रबर आपको जो होता है जैव निम्नकरणीय होता है। रबर जो होता है प्राकृतिक रबर जिसे कहा जाता है, जो आपको पौधे से निकाला जाता है, उसके लेटेक्स से निकाला जाता है, वो जो होता है आपको जैव निम्नकरणीय होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, डी। चलिए आगे चलते हैं। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से होते हैं, अम्ल वर्षा बराबर में कराता हूं क्योंकि इस समय आपको काफी ज्यादा प्रदूषण संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसिड रेन, जो कि आपके बुक में भी दिया है एसिड रेन के बारे में, एसिड रेन में कौन कौन होते हैं, अम्ल वर्षा होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले मैंने बता रखा है यहाँ पर कि आपको SO2 निकलता है और आपको NO2 निकलता है। NO2 ये दोनों जो होता है पानी के साथ रिएक्शन करता है H2O के साथ, और H2O के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बना लेता है, ये बना लेता है H2SO4, H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, और साथ में देखिएगा HNO3 बना लेता है, ये आपको नाइट्रिक एसिड बना लेता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे आपको एसिड रेन कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? एसिड रेन। और ये अगर बिल्डिंग पर पड़ता है तो उसको खदाड़ देता है, मनुष्य पर पड़ता है तो बीमारी पैदा कर देता है। शुरुआत समय के बरसात इसलिए मना किया जाता है कि नहीं नहाना है, क्योंकि शुरुआत समय में आपको एसिड रेन जैसा बारिश होता है। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें हो जाता है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सबसे ज्यादा SO2 कब निकलेगा? SO2 जीवाश्म ईंधन जलने से, सड़ने गड़ने से तो निकलता ही है। ये देखिएगा ज्वालामुखी क्रिया से ज्यादा आपको SO2 निकलता है। ज्वालामुखी क्रिया होता है तो उस क्षेत्र में SO2 ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक, उर्वरक माने आपको जो होते हैं खेत में जो आप फर्टिलाइट जो है फर्टिलाइट का प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो उसमें मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, या उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। सबसे अधिक पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी में तो प्रदूषण होगा ही होगा, अगर वो मिट्टी बहकर जल में जाएगा तो जल में प्रदूषण होगा ही होगा, और वो ऑक्सीजन के रूप में उड़ेगा तो उसे आपको वायु प्रदूषण होगा ही होगा, यानी उपरोक्त में से सभी प्रदूषण होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है सभी के सभी प्रदूषण। इसलिए कहा जाता है कि उर्वरक का ज्यादा प्रयोग ना किया जाए, उर्वरक का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है जितना है उतना ही जरूरी किया जाना चाहिए। और ग्रीन उर्वरक का ज्यादा प्रयोग किया, जैसे खाद हुआ, कोई सड़ा गड़ा चीज होता है उसको खेत में छींट दिया जाता है, वो जो होता है आपका खाद बन जाता है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलता है चेरनोबिल दुर्घटना के संबंधित। तो चेरनोबिल दुर्घटना जो है यूक्रेन में हुआ था। कब हुआ था? यूक्रेन। चेरनोबिल अभी कहां पड़ता है? यूक्रेन में। अभी देखिएगा रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भी चल रहा है, ये कहां पड़ता है? यूक्रेन में। यूक्रेन में होता है, और यूक्रेन में ये 1986 में होता है। कब होता है? 1986 में होता है। यूक्रेन में 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। तो डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन डेट लिखिए लो भाई, कुछ भी पूछ सकता है। 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। इसमें भी आपको क्या हुआ था? इसमें आपको नाभिकीय दुर्घटना हुआ था। नाभिकीय दुर्घटना हुआ था। उस समय यूक्रेन जो भाग हुआ करता था, यूएसएसआर का भाग हुआ करता था, यूएसएसआर के भाग हुआ करता था। जब यूक्रेन की आजादी मिलता है तो यूक्रेन के पास देखिएगा बहुत से परमाणु हथियार होता है, जो रसिया ने तैनात किया था यूक्रेन में, आपको जो है पश्चिमी आपको जो देश के खिलाफ में, तो वो आपको होता है। लेकिन यूक्रेन से एक संधि करता है रसिया कि जब भी तुमको जरूरत पड़ेगा हम तुमको हथियार देंगे और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे पश्चिमी लोगों से। और सारा का सारा जो है आपको परमाणु हथियार ले लेता है और कुछ परमाणु हथियार को खत्म कर दिया जाता है। तो उस समय आप देखिएगा यूक्रेन खत्म कर देता है उस समय कुछ परमाणु हथियार को, या पूरी तरीके से परमाणु हथियार विहीन हो जाता है। अभी स्थिति देखिएगा कि रूस ने आपको इसका हालत खराब कर रखा है। इसलिए नाभिकीय आपको दुर्घटना होता है। नाभिकीय दुर्घटना कब घटा था? यूक्रेन में घटा था, चेरनोबिल नामक जगह पर घटा था। ये 26 अप्रैल 1986 को घटा था, और ये एक नाभिकीय दुर्घटना था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। जैसे हमारे भारत में भी एक दुर्घटना घटा था जो कि 3 और 4 आपको दिसंबर को घटा था, 3 और 4 दिसंबर 1984 को घटा था, जिसे हम लोग भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं, जिसे यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री में लीक हुआ था, जिस कारण से लोग मारे गए थे मध्य प्रदेश के आपको भोपाल में, जिसे भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं।
वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। यानी वनस्पति जो होता है जलवायु का सही सूचक होता है, जिधर जैसा जलवायु उधर वैसा वनस्पति पाया जाता है। ये तो एकदम बात सही इन्होंने कहा है। तो ये जर्मनी के एक आपको वैज्ञानिक हो जाएंगे जिसका नाम है कोपेन, व्लादिमीर कोपेन ने। आप देखिएगा लगभग अलग अलग समय में अलग अलग आपको ये नियम देते हैं और अलग अलग समय में अलग अलग नियम देते हैं, जैसे कि और उस नियम ये बताते हैं कि कोपेन ने बताया कि जलवायु जो होता है वो जो सही सूचक होता है उधर के वनस्पति का। यानी बाय द वे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये अपना हो गया विषुवत रेखा। सो विषुवत रेखा जो है इधर आपको जलवायु जो है विषुवतीय रेखीय जलवायु पाया जाएगा, इधर सदाबहार वन पाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वनस्पति इसका सूचक है ना, सदाबहार वन पाया जाएगा। अगर भारत में आप देख लिए, भारत में ही देख ले तो आप देखिए ये पश्चिमी घाट के समीप में कैसा पाया जाता है, सदाबहार वन। अंडमान निकोबार में सदाबहार वन पाया जाता है, लक्षद्वीप में सदाबहार वन। इधर पूर्वोत्तर भारत में देखिएगा कुछ आपको सदाबहार वन मिलता है हिमालय के तराई वाला क्षेत्र में, बाकी मध्य प्रदेश में पर्णपाती वन मिलता है। तो वहां के जलवायु जैसा है, जहां पर ज्यादा बारिश हुआ वहां पर सदाबहार वन मिलता है, जहां पर कम बारिश होता है वहां पर पर्णपाती वन, या एकदम ही कम होता है वहां रेगिस्तानी क्षेत्र हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वनस्पति जलवायु का सूचक है, ये कथन किसका है, कोपेन का है। कोपेन ने जलवायु को वर्गीकरण किया है, उसमें वनस्पति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए नॉर्मन बोरलॉग जो हो जाएंगे ये आपको पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। कमेंट नहीं देखा जाएगा, अभी कोई कमेंट नहीं देखा जाएगा। कमेंट करते करते तुम मर मुरा जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा कमेंट देखने के चक्कर में सभी लड़कों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि तुम फालतू की बात करोगे कमेंट बाजी में। तुम अगर तुम्हारे पास इतना पेशेंस है तो तुम लास्ट में कमेंट करना, तुम्हारा लास्ट में कमेंट देखा जाएगा। तुमको जरूरत है तो कुइया तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम कुइया के पास जाओगे तो बढ़िया है कि तुम कुइया के पास जाओ। कुइया को अपने पास बुलाने की क्षमता मत रखो, नहीं तो कुइया जब आएगा तो अपने में डुबा कर तुमको मार मुड़ देगा। ठीक, तो कुइया को अपने पास मत बुलाओ, नहीं तो निपट जाओगे। चलो, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग जो होते हैं ये आपको इनको नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला है, यानी किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। और ये है किसके लिए? ये कृषि के लिए काम किए थे, लेकिन कृषि में नोबेल पुरस्कार नहीं ना मिलता है। नोबेल पुरस्कार 1901 से मिलता है, 1901 से। और ये देखिएगा कि हर एक लगभग 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार मिलता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में। और यहां पर आप देखिएगा कि ये शांति के क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में इनको मिला था? शांति के क्षेत्र में 1970 में मिला था, 1970 के दशक में। ये किस लिए? क्योंकि हरित क्रांति किए थे इसने। हरित क्रांति पूरे विश्व में देखा जाए खाद्यान्न उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और इसलिए इनको शांति के क्षेत्र में मिला था 1970 में। क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमपीपीसीएस में। एंड फेवरेट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। चलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में मिला था 1970 में, लेकिन ये आपको बड़े कृषि वाला वैज्ञानिक थे। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का आपको प्राधिकरण जो हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था आपको बताना है। अच्छा देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था, यानी एक ऐसा एक्ट का आपको देखिएगा आया था। ये ऐसा एक्ट आया था 2005 में, यानी एनडीआरएफ की बात कर रहा है। वो जो एक्ट आया था, प्राधिकरण जो हुआ था, बनाया गया था आपको 2005 में। चलिए, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स देश के रूप में किसे जाना जाता है ये बताइए। अब ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। मेगा डाइवर्स जो देश के रूप में जाना जाता है, ये किसे जाना जाता है? देखिए 17 मेगा डाइवर्स देश की पहचान किया गया है। 17 मेगा डाइवर्स देश की पहचान इसलिए किया गया है कि यहाँ पर बहुत से विविधता पाया जाता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऐसे बहुत से ऐसे देश है जो कि 17 लगभग ऐसे देश है जिसे मेगा डाइवर्स के रूप में चयन किया गया है। और मेगा डाइवर्स के रूप में 1988 में चयन किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, भारत भी है, जिसमें बहुत अधिक जैव विविधता पाया जाता है। जैव विविधता माने जंतु और आपको पादपों के बीच में विभिन्नता। और ये बड़ा क्षेत्र भी होता है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी देखिएगा कि जैव विविधता काफी अधिक मिलता है, बहुत से प्रजाति यहाँ पर पाई जाती हैं जीव जंतुओं का। इसलिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भारत रहता तो भारत भी आप लगा लेते, यहाँ पर चीन रहता तो चीन भी आप लगा लेते, यहाँ पर यूएसए रहता यूएसए लगा लेते। ऐसे 17 मेगा डाइवर्स देश आपको देखने को मिलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन, नाम से ही पल रहा है, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण माने नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कौन सी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण में एक तो ऑक्सीजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीजन का जुड़ना होगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होगा, यानी हानि होगा, इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। ये होता है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण अपक्रिया।
ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, जैसे कि लोहा मुरझाना, लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगता है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के कारण ही लोहा का भार बढ़ जाता है। चलिए, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है ये किस पर आधारित होती है? आदर्श गैस की ऊर्जा, कोई भी जल्दी आदर्श गैस नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। तो आदर्श गैस की ऊर्जा कैसी होती है? तो ये चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम आपको दिखिएगा, साथ में बॉयल का नियम, तीनों नियम पालन करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है उसके तापमान पर, किस पर? तापमान, टेम्परेचर पर होती है। ये देखो, आदर्श गैस का नियम तभी लागू होगा जब चार्ल्स का नियम आपको लागू करे, एवोगाड्रो का नियम लागू करे, बॉयल का नियम लागू करे। ये तीनों नियम अगर लागू होता है किसी गैस पर, उसे आदर्श गैस जल्दी प्राप्त करना मुमकिन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील की में रहता है, स्टेनलेस स्टील, अभी जो आप इस्पात का प्रयोग करते हैं जो कि जल्दी मुरझाता नहीं है, काफी मजबूत होता है, उसमें क्या क्या रहता है? क्रोमियम होता है, लोहा होता है, निकेल होता है, कार्बन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, क्रोमियम, लोहा, निकल, कार्बन। ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? यानी कौन सा इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका आपको मेल्टिंग पॉइंट आपको और आपको क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है? मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे अधिक है, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों आपको अधिक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे तो इसमें कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन या कार्बन की, आपको कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। मैंने कार्बन 14 के बारे में आपको बताया था। कार्बन 14 जो होता है, ये जो हम लिख रहे हैं ना 12 13 14, ये इसका द्रव्यमान होता है। ये समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या तो सेम होगा, यानी सबका 6 ही होगा, द्रव्यमान संख्या बदल जाता है। तो ये 14 का आपको प्रयोग किया जाता है जीवाश्म ईंधन ज्ञात करने के लिए। अगर हम सभी में बात करें, आर्गन, लिथियम, फास्फोरस और कार्बन में, सभी में आप अगर बात करें तो सबसे अधिक गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? कार्बन का सबसे अधिक होता है। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध पदार्थ है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों में पराबैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो वैज्ञानिक उपकरण में देखिएगा कि आपको पराबैंगनी किरण गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध रूप बताना है। चलिए बताइए इसमें, यानी कि कौन सा आप ऐसा प्रयोग करते हैं कि आपको पराबैंगनी किरण को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध रूप का किसका? ये होता है आपका क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग करेंगे? क्वार्ट्ज का प्रयोग करेंगे। क्वार्ट्ज कांच किसका बना होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है, सॉफ्ट होता है, SiO2। सिलिकॉन ऑक्साइड कहाँ ज्यादा मिलते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड राजस्थान में ज्यादा मिलते हैं। तो कांच के उत्पादन में आपको देखिएगा राजस्थान अग्रणी है। और यहाँ देखिएगा इसका प्रयोग किया जाता है क्वार्ट्ज कांच, यानी कि मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है जो पराबैंगनी किरण से आपकी रक्षा करता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पक्का रासायनिक और भौतिक परिवर्तन संबंधित क्वेश्चन आता है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहा जाता है जो फिर से नहीं प्राप्त किया जा सके, यानी उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। उत्क्रमित परिवर्तन रिवर्सेबल नहीं है, यानी फिर से रिवर्स कर यानी ए से अगर कोई वस्तु बी बन रहा है तो फिर बी से हम ए नहीं प्राप्त कर सकते, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर हम प्राप्त नहीं कर सकते तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। आज जब हम कोई ए से बी वस्तु बनाते हैं और बी से ए वस्तु प्राप्त कर सकते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी रासायनिक गुणों में परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन को भौतिक आपको परिवर्तन कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, यानी कि भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है। भौतिक परिवर्तन निम्न में से कौन होगा? तो जल का वाष्पन। जल का वाष्पन क्या हो जाएगा? आपका एक भौतिक परिवर्तन होगा। आराम से यही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि जल वाष्प बदलेगा, वाष्प को ठंडा करो फिर से वो जल बन जाएगा। तो रिवर्सेबल है आपका, ये उत्क्रमित परिवर्तन है तो आपको भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध का जमना, दूध एक बार जम जाएगा तो फिर दूध नहीं बन सकता, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। फल का पकना, एक बार फल पक जाएगा तो फिर कच्चा नहीं हो सकता, एक रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, कोयला एक बार जल जाएगा तो फिर से आपको नहीं बचेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु क्रमांक 3 है, कौन सी? तो भैया पहला पर होता है हाइड्रोजन, दूसरा पर होता है हीलियम और तीसरा पर सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लिथियम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। लिथियम का प्रयोग हम देखें सबसे हल्का धातु लिथियम है बैटरी में, यानी कि आपको जो रिचार्ज किया जाता है ना बैटरी, जो आपको गाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है बैटरी, या जो आपको फिर से चार्ज किया जाता है, चार्जेबल जिसे कहा जाता है, वो लिथियम से बना होता है, लिथियम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे चलते हैं। अब ओस्मियम के बारे में याद रखिएगा। ओस्मियम को ओस कहा जाता है, सबसे भारी धातु है। प्लेटेनियम नहीं, यहाँ पर प्लेटेनियम के आप देखिएगा कि टंगस्टन सबसे आपको हो जाता है, लेकिन इतना आपको टंगस्टन सबसे भारी सबसे कठोर धातु होता है। सबसे कठोर होता है टंगस्टन, उसके बाद प्लेटेनियम का आता है। याद रखिएगा सबसे कठोर टंगस्टन होता है, उसके बाद प्लेटेनियम आता है। तो आपको बहुत जगह पर ऐसे देखिएगा कि आपको दे देता है प्लेटेनियम और टंगस्टन ऑप्शन नहीं देता है, इसलिए उस जगह पर आपको प्लेटेनियम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन से परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर, क्यूरी। क्यूरी नहीं संबंधित है। मैडम क्यूरी ने क्या किया था? मैडम क्यूरी कोई परमाणु संरचना नहीं देते। मैडम क्यूरी यहां पर देती है आपको रेडियो एक्टिविटी, रेडियम की खोज, पोलोनियम की खोज करती है। किसकी खोज करती है? रेडियम और पोलोनियम की खोज करती है। ये आपको 1903 और 1911 दो बार इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। एक बार आपको रसायन के क्षेत्र में, एक बार भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। बाकी डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था 1908 में, आपको पता होना चाहिए। 1908 में नाभिक की खोज किया था और बताया था कि सारा का सारा जो द्रव्यमान होता है वो आपको नाभिक में निहित होता है परमाणु का, और बाकी खोखला होता है। रदरफोर्ड ने बताया था। बोर ने सिद्धांत दिया था अपना बोर सिद्धांत, एक नियत कक्षा पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, इसलिए वो ऊर्जा नहीं खोता है। और आपको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना हो या दूसरे कक्षा से अपने पहले वाला कक्षा में आना हो, उस समय ऊर्जा में आपको बदलाव देखने को मिलता है। ये देखिएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्यूरी हो जाएंगी, मैडम क्यूरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे चलते हैं। सबसे कठोर हीरा होता है बाबू, हीरा आपको पदार्थ है। हीरा क्या है? पदार्थ या तत्व है, धातु नहीं है, अधातु है। पदार्थ पूछे, तत्व पूछे, अधातु पूछे, अधातु। ये तीनों में सबसे कठोर कौन हो जाएगा? तीनों में सबसे कठोर होगा हीरा, ये याद रखिए। चलिए, वो पूछा था आपका कौन सा सबसे कठोर धातु है। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र के जो जनक माने जाते हैं, ये एंटोनियो लोवाइजियर को माना जाता है। किसे माना जाता है? एंटोनियो लोवाइजियर। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। एंटोनियो लोवाइजियर को आप देखिएगा आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कहा जाता है। रदरफोर्ड भी बहुत अच्छा काम किया है। रदरफोर्ड ने आपको परमाणु की नाभिक खोज किया है। रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा की खोज किया है। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज किया है। रदरफोर्ड ने परमाणु के आकार, आपको ये जो नाभिक वाला है इसका बताया 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है, जिसे एक फर्मी कहा जाता है। ये आपको परमाणु के आकार बताया, नाभिक के आकार के साथ साथ परमाणु के 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ये सब आपको ने बताया। रदरफोर्ड ने बहुत वैज्ञानिक, बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। रदरफोर्ड परमाणु के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं रदरफोर्ड। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। मेंडलीफ को क्या कहा जाता है? अवत्त सारणी के जनक कहा जाता है। मेंडलीफ जो देते हैं द्रव्यमान के अनुसार आपको अवत्त सारणी को समझाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आधुनिक, यहाँ देख सकते हैं आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक एंटोनियो लवैजियर को माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को माना जाता है। लोक प्रशासन के वुड्रो विल्सन को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान के जनक आपको अरस्तु को माना जाता है, जिसे अरिस्टोटल कहा जाता है। पदार्थ के उन अवस्थाओं में से एक जो है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान पर ठंडा कर प्राप्त की जाती है। यानी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, दरोगा में भी इस टाइप के क्वेश्चन प्राप्त आपको मिले थे देखने के लिए। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली है, यानी घनत्व सबसे कम हो जाएगा। यानी सभी पदार्थों में, पदार्थ तीन ही रूप से होते हैं। भौतिक रूप से पदार्थ तीन है। भौतिक रूप से याद रखिएगा, भौतिक रूप से पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक आपको ठोस हो जाएगा, एक आपको द्रव हो जाएगा, और एक गैस हो जाएगा। लेकिन गैस का ही दो अभी खोजा गया है प्रकार। गैस को ज्यादा हम गर्म करेंगे तो हो जाएगा प्लाज्मा, और आपको बोस जो है आइंस्टीन कंडेंसेंट जो है बीओएस, जो बोस आइंस्टीन बीआईएस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट जो अवस्था है वो पांचवा अवस्था हो जाता है। वो भी गैस को काफी ज्यादा क्या करना चाहिए? तापमान घटा देना चाहिए, कम घनत्व हो जाता है, तो वो बन जाता है आपका बोस, आपको आइंस्टीन, आपको कंडेंसेंट। ठीक, इसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ये कह रहा है पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के ठंडा कर ये अत्यंत ठंडा कर प्राप्त किया जाता है, यानी परम शून्य ताप पर प्राप्त किया जाता है। ये आपको अवस्था, पांचवी अवस्था प्राप्त करना मुमकिन नहीं है आप लोग के लिए। ये आपको समझिए कि एक तरफ से माना गया है कि पांचवी अवस्था है, इसे प्राप्त भी नहीं किया गया इसे, और इसे कहा जाता है बोस आइंस्टीन आपको कंडेंसेंट अवस्था कहा जाता है। पदार्थ के पांचवा अवस्था किसे कहा जाता है? प्लाज्मा चौथा अवस्था हुआ। वही गैस को आप ज्यादा गर्म करने लगोगे, वही गैस क्या होगा? उसको ज्यादा गर्म करोगे तो आयन के रूप में टूटेगा। किसमें? आयन बदल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, उसे कहा जाता है प्लाज्मा अवस्था। तो गर्म करोगे तो प्लाज्मा अवस्था होगा। पदार्थ को बहुत कम घनत्व पर ठंडा करोगे तो होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवन के मूलभूत इकाई क्या है? जीवन के मूलभूत इकाई है, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका है। जीवन की क्रियात्मक भी है, रचनात्मक भी है। क्या है? क्रियात्मक रचनात्मक दोनों होती है। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था, इसे याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किया था, मृत कोशिका की खोज किया था इसने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ये आपके शरीर के रचना में और क्रिया में दोनों में भाग लेती है, इसलिए शरीर के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन होता है?
कोशिका होता है। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी में कहते हैं। कोशिका का अध्ययन किसमें हम पढ़ेंगे? साइटोलॉजी में। कोशिका शब्द का प्रयोग या कोशिका को खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। डेट भी याद रखिएगा, पूछता है, ठीक। कोशिका दो प्रकार की होती है, आपको देखा जाए, एक आदिम कोशिका, सबसे पुरानी कोशिका जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक माने आदिम काल की कोशिका, पुरानी कोशिका होती है और लेकिन पूरी तरीके से विकसित कोशिका नहीं होती है। एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, ये पूरी तरीके से विकसित कोशिका होता है। कोशिका के सिद्धांत दो व्यक्तियों ने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, जिसमें बताया था कि जितने भी जीव जंतु और पादप बने हुए हैं ये छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ये जो सिद्धांत दिया गया है ये आपको स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया है। चलिए, लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या होता है ये आपको बताना है। देखो, लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है। क्या बनता है? लिटमस पत्र बनता है। और लाइकेन जो होता है ये आपको क्या होता है? लाइकेन जो बनता है ये किससे किससे मिलकर बनता है? ये बनता है कवक से प्लस शैवाल से। किससे? कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है लाइकेन, ये भी याद रखिएगा। कवक जो होता है ये भी आपको किस पर आधारित होता है? सवाल पर। सवाल क्या करता है? सवाल कहता है कवक से कि भैया तुम हमको क्या कर दो कि जो लवण है या जो पानी है ये सब हमको ला कर दे दो, क्योंकि सवाल कहता है कि ये सब हम नहीं ला सकते, हमें जाइलम आपको फ्लोएम जो है इसकी कमी पाई जाती है। हमें क्लोरोफिल तो है, हम खाना बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमको पास वो जो मटेरियल है वो तुम ला कर दो। कवक कहता है तुरंत हम ला कर देते हैं, तो कवक लाकर इसको दे देता है, दोनों फिर खाना बांट लेता है। इसे सहजीविता के सिद्धांत कहा जाता है, एक दूसरे से जीवित, इसे स्वपोषी कहा जाता है। ये आपको याद रखिएगा। लाइकेन क्या होता है? स्वपोषी होता है, दोनों मिलकर कवक शैवाल, और इससे ही लिटमस पत्र बनता है। लिटमस पत्र जो होता है आपको लाइकेन से बनता है। लाइकेन जो है सल्फर के ऑक्साइड के प्रदूषक के सूचक है, याद रखिएगा। सल्फर के जो ऑक्साइड प्रदूषक है उसके सूचक कौन माना जाता है? लाइकेन माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है। लिटमस पत्र जो होता है अम्ल क्षार को मापने में काम आता है, ये याद रखिए। लाइकेन क्या होता है? स्वपोषी होता है ये। चलिए आगे जो है ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक उभयलिंगी पुष्प होता है। एक उभयलिंग यानी उभयलिंगी है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें क्या है, आपको दोनों है, पुरुष और मेल वाला दोनों वाला पार्ट देखने को मिलता है। पपीता, पपीता जो होता है उभयलिंगी आपको आता है, पपीता के अंतर्गत आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित होती है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला तो आसान से आपको आ जाएगा। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है किसमें? आप देखिएगा तो विकिरण ऊर्जा यानी कि सूरज की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में संचित की जाती है किसमें? एटीपी में संचित भोजन के रूप में। किसके रूप में की जाती है ये आपको बताइए। तो आपको संचित भोजन स्टार्च के रूप में कर सकते हो किसमें? पौधे में। ये किसमें होता है? पौधे में, प्लांट में होता है। प्लांट में क्यों होता है भाई? प्लांट में ऐसा क्यों क्या चीज होता है? क्योंकि प्लांट में क्या होता है कि जो विकिरण ऊर्जा है यानी सनलाइट है, सनलाइट तो विकिरण लाइट है ना, विकिरण से ही तो सनलाइट आता है ना। सनलाइट आता है और वो पड़ता है, क्लोरोफिल होता है उसमें। आपको दिखिएगा कि पेड़ पौधा जो होता है 6O2 लेता है और वो आपका ना 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और +6 आपको लेता है H2O पानी लेता है, और सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरोफिल में ये बनाता है C6H12O6। इसे खाना कहा जाता है, यह स्टार्च के रूप में होता है और फिर ऑक्सीजन छोड़ देता है 6O2। ये जो होता है ये क्या हो जाएगा? संचित भोजन के रूप में। एटीपी में आपको तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ये आपको संचित भोजन के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है पौधे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। पहले वाला, इससे पहले वाला, इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ए। चलिए, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशियल इंसेक्ट कहा जाता है? सोशियल इंसेक्ट माने सोशल माने सामाजिक इंसेक्ट, सोशियल इंसेक्ट माने आपको सामाजिक इंसेक्ट कहा जाता है। ये इनमें से कौन से जीव को कहा जाता है? मधुमक्खी को, झींगुर को, टर्माइट को, या आपको चींटी को? झींगुर जो होता है, झींगुर जो होता है इसे सोशियल इंसेक्ट के रूप में जाना जाता है। जैसे फॉर्मर किसान, जो फॉर्मर आपको कहा जाता है ना मित्र के रूप में, किसे जाना जाता है? केचुआ को जाना जाता है। वैसे आपको झींगुर को जाना जाता है। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, कमेंट मत कीजिए। क्वेश्चन लगाइए आप लोग, क्यों ऐसे कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? निम्नलिखित में से किसको सोशियल इंसेक्ट के रूप में जाना जाता है? ये आपको बताना है। नहीं कहा जाता है, सॉरी सॉरी, ये सोशल, वही तो मैं यही कब से सोच रहा था कि यह नहीं कहाँ आपको छिपा हुआ। ये देखिए नहीं दे रहा है, हम बार बार आपको हाँ हाँ कर रहे थे। देखिए यहां पर सोशल इंसेक्ट के रूप में नहीं जाना जाता है पूछ रहा है, अब जाकर आंसर सही होगा, झींगुर को नहीं, क्योंकि झींगुर कोई सोशल काम नहीं करता है। जैसे मधुमक्खी करता है, सोशल इंसेक्ट के रूप में काम करता है, मध भी देता है, आपको सामाजिक जीवन बिताता है। टर्माइट जो होता है ये भी आपको देखिएगा, जैसे आपको वो जो क्या होता है, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो मट्टी में रहते हैं और आपको जो लकड़ी ज्यादा खाते हैं उसे दीमक कहा जाता है, वो भी। चींटी भी हो जाता है सोशल के रूप में। सोशल कहने का मतलब एक साथ जीवन यापन करना, सोशल माने एक साथ अपना जीवन यापन करना और एक दूसरे का सहायता करना, उसे
कहा जाता है सोशल इंसेक्ट है। लेकिन झिंगुर थोड़े ना, वो तो अलग अलग, आप देखिएगा उसको कोई मतलब नहीं है, एक झिंगुर दूसरे झिंगुर से कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम भी झिंगुर हो तुम लोग, तो एक दूसरे से आपको मतलब नहीं रखते हो, तो ये देखिएगा इसे सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाएगा। बाकी यहाँ पर लिख दिया गया सोशल इंसेक्ट के मामले में क्या चीज है। चलिए लगाइए क्वेश्चन। इलियम किसका भाग होता है? इलियम अच्छा देखिए, ये वाला क्वेश्चन में आपको ये वाला क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। ये आपको उभयलिंगी पूछ रहा है, एक लिंगी पपीता होगा गुलमोहर हो जाएगा। यहाँ पर सरसों आंसर होना चाहिए, उभयलिंगी में सरसों आंसर होना चाहिए। क्या होगा? उभयलिंगी के पुरुष में सरसों हो जाना चाहिए, इसे सुधार लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलियम क्या होता है? चलिए बताइए, इलियम किसका भाग होता है? श्रेणी मेखला का, छोटी आंत का, आमाशय का, अंश मेखला का। इलियम भाग किसका होता है ये आपको बताना है। इलियम ये होता है छोटी आंत में, छोटी आंत ये जो होता है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। डुडेलम विजनम इलियम जो होता है ये किसका भाग होता है? छोटी आंत का होता है। छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है। देखिए छोटी आंत इसका नाम है, लेकिन ये छोटा होता नहीं है, ये 6 से लेकर 7 आपको मीटर तक लंबा होता है। इसमें सबसे अधिक आपको देखिएगा खाना पचता है। सबसे अधिक खाना कहां पचता है? छोटी आंत में पचता है। सबसे अधिक प्रोटीन भी कहां पचता है? छोटी आंत में पचता है, ये याद रखिएगा। ये छोटी आंत नाम का आंत है। यहां पर देखिएगा ब्लड में जो आपको जाता है अच्छा अच्छा विटामिन मिनरल ये सब जो आपको शोषित होकर जाता है वो छोटी आंत से ही जाता है, ठीक ना। और यहीं पर इलियम पाया जाता है जो इसमें सहयोग करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राप्त बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, बायोम क्या है? बायोम क्या है ये आपको बताना है। बायोम किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडलीय जो है जिसमें जीव रहते हैं। हाँ, पृथ्वी का स्थान यानी पृथ्वी मान लो अपना पृथ्वी है, और वहां पर जहां पर जीव रहते हैं उसे ही उसका क्या कहा जाता है? वायोम कहा जाता है। बस इतना याद रखो, वायोम वहां कहा जाता है। वायोम माने होता है आपको जीव जंतु जिनका होम हो जहां पर, उसे बायोम कहा जाता है। बायो धन होम, बायोम जो बना हुआ है यानी कि जहां पर आपको जीव जंतु रहने का स्थान होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? बायोम कहते हैं। जैसे तुम्हारा जहां रहने का स्थान होगा तुम्हारा वो बायोम होगा, चींटी का रहने का स्थान जहां होगा चींटी का बायोम होगा, खटमल का रहने का स्थान जहां होगा वह खटमल का बायोम होगा। मानव त्वचा है, मानव त्वचा क्या है? माना एक त्वचा जो है ये बहुत बड़ा अंग है, यानी सबसे बड़ा अंग जो है ये कौन है? मानव त्वचा है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव त्वचा के अंतर्गत आता है। उसके बाद यकृत का स्थान आता है, यकृत का आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अंग हो जाएगा मानव त्वचा। जो मानव के त्वचा के ऊपरी जो त्वचा होती है ये एपिथेलियम ऊतक होती है, और एपिथेलियम ऊतक जो होती है ये तुमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसे भी याद रखिए। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका कारण क्या है? अश्व माने घोड़ा होता है। घोड़ा अगर अचानक, घोड़ा कोई भी गाड़ी कोई भी वैन अगर अचानक चलना प्रारंभ कर देता है यानी रुका हुआ है, स्टॉप है, इमोशन में आता है, तो वो क्या होता है? उसमें विरामा जड़त्व होता है। क्या होता है? विरामा जड़त्व होता है। तो विरामा जड़त्व में क्या होता है? जब कोई भी चीज आगे अचानक जाता है तो वस्तु आपको पीछे की तरफ जाएगी, यानी क्या होगा? जड़ता गुण होगा, द्रव्यमान संरक्षण होगा, विश्रामा जड़त्व होगा, यानी ये विश्राम जड़त्व इसे कहा जाता है। और जब भी अचानक घोड़ा आगे की तरफ दौड़ेगा, घोड़ा तो पीछे की तरफ आप फेंकाओगे। कोई भी बस भी देखो, बस अचानक आगे की तरफ चलता है तो आपको क्या करता है? आपके शरीर पीछे की तरफ जाता है। ट्रेन भी देखो अचानक चलता है तो इसे कहा जाता है विश्रामा जड़त्व। गति जड़त्व किसे कहा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछे ना, गति जड़त्व, गति जड़त्व जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि कोई वस्तु आपको चल रही है यानी बस चल रहा है, अचानक रुकेगा, रुकेगा मतलब पीछे होने की कोशिश कर रहा है, आप आगे की तरफ जाओगे, इसे कहा जाता है गति जड़त्व। ठीक है, जड़त्व का नियम किसने दिया है? गैलीलियो ने दिया है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है? जड़त्व का लॉ कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। जड़त्व किसका सूचक होता है? जड़त्व जो सूचक होता है ये द्रव्यमान का, ये किसका सूचक होता है? द्रव्यमान का। जिसका ज्यादा द्रव्यमान उसका ज्यादा जड़त्व। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत आप जानते हो, इसमें ना बनाया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। E बराबर mc स्क्वायर का यही सबका फॉर्मूला निकल कर आता है जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ऊर्जा। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री का वजन महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यान के अंतर्गत यानी जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है यान, उसमें अंतरिक्ष यात्री कैसा वजन महसूस करते हैं ये आपको बताना है। शून्य वजन महसूस करते, कोई वजन महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा ये फ्री फॉल जैसा स्थिति आपको देखने को मिलता है। वहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, जिस कारण से वो वजन, वजन माने क्या होता है? वेट। वेट बराबर क्या होता है? mg, यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। जब गुरुत्वीय त्वरण ही 0 हो जाएगा तो कहां से वेट बढ़ेगा? वेट तो होगा ही नहीं, तो वो आपको जितना उनका होता है वही आपको महसूस होता है। हाँ, द्रव्यमान सेम हर जगह सेम रहता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। द्रव्यमान आपको सेम रहता है, वजन आपको बदलते रहता है। समुद्रीय शीतल पवन बहती है। समुद्रीय शीतल पवन कब बहती है और कहां से कहां तक बहती है आपको बताना है।
तो समुद्री शीतल बहन रात्रि में देखिएगा समुद्र से भूमि की ओर बहेगी। कहां से? रात्रि में देखिएगा समुद्र से भूमि की ओर बहेगी, क्योंकि रात्रि में आप देखिएगा कि क्या होता है, भूमि क्या हो जाता है रात्रि में, आप देखिएगा भूमि जो होता है वो ठंडा हो जाता है। क्या होता है? ठंडा हो जाता है। भूमि ठंडा हो जाता है, आपको टेम्परेचर क्या होगा, आपको यहां पर कम हो जाएगा। रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर बहने वाली भूमि को समुद्रीय शीतल पवन कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, समुद्री शीतल पवन यानी कि समुद्र का जो शीतल पवन आपको लगेगा उसे समुद्री शीतल पवन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक साधारण फ्लोरोसेंट यानी प्रदीप्त ट्यूब में होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो आप अक्सर आप लोग भी उपयोग करते हो, साधारण जो होता है, इसमें क्या क्या आपको भरा होता है ये आपको बताना है। चलिए बताइए, इसके एक साधारण फ्लोरोसेंट प्रदीप्त में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। एक तो निम्न दाब पर पारा को वाष्प में भरी जाती है, पारा वाष्प के रूप में होता है। बस इतना याद रखिए, इसमें से सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपको वाष्प पारा के रूप में भरा जाता है, इसे बस याद रखिएगा। जैसे CFL हो गया, CFL भी ये क्या हुआ, फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है आपका, और इसमें भी द्रव के रूप में यानी कि वाष्प के रूप में, माफ करना, वाष्प पारा के रूप में भरा जाता है कम दाब पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसका क्या नाम है? उसका नाम बताइए। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसका बताइए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, ये क्या हो जाएगा? जब आपको प्राथमिक सेल हो जाएगा, सेल जिसे कहा जाता है, बैटरी जिसे कहा जाता है। बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये मोटर जो होता है ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आराम से लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। वर्ण रंग संबंध है। वर्ण किससे संबंध है? रंग जो है ये क्या दर्शाता है? रंग जो है, वर्ण जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। रंग को इंगित करता है। तंग्रधार किससे संबंधित होता है? आवृत्ति से। बस इतना समझ लीजिए, डायरेक्ट आपको नहीं दिया, थोड़ा बदल दिया है। आवृत्ति को हम लोग किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं, HZ में मापते हैं। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। और जो होता है ये किसमें संबंधित? वर्ज जो वर्ण होता है, रंग जो होता है, ये आवृत्ति से संबंधित होता है, ये इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। और जो जैसे इस रंग जो होता है, जैसे कि लाल रंग हो गया, बाय द वे मान लो यहाँ पर लाल रंग हो गया, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। बैगनी का सबसे कम होता है। तो कहीं ना कहीं डिपेंड किस पर कर रहा है? तरंग दैर्ध्य पर। और तरंग दैर्ध्य किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर। जिसका ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा उसका आवृत्ति कम हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाल की आवृत्ति ज्यादा होगा या बैगनी का आवृत्ति ज्यादा होगा, तो obvious सी बात है कि लाल का आवृत्ति कम होगा, बैगनी के ज्यादा होगा। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आवृत्ति पर डिपेंड करता है वर्ण का। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? रिक्त होता है। परमाणु मॉडल जो दिया है रदरफोर्ड ने देखिएगा कि सोना के पथरी पर जब अल्फा किरण का बम्बार्डमेंट करा दिए थे, अल्फा किरण जब बम्बार्डमेंट कर रहा था सोना के पथरी पर, तो ये देखिएगा बहुत से ऐसे ही आपको बाहर निकल जाता है। क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और लेकिन कुछ जो होता है नाभिक जो यहाँ पर है, इससे टकराकर वापस एकदम 80 डिग्री 180 डिग्री पर आपको लौट आते हैं। इससे ही कहता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो लौट कर आ रहा है यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यानी नाभिक को पॉजिटिव बताया। साथ में यही बताया कि सब चीज खोखला है, तभी तो बाहर सब चीज निकल जा रहा है छेदते हुए। तो कहीं ना कहीं इसका द्रव्यमान जो होता है वो आपको कहां पर? केंद्र पर निहित होता है। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। और वहीं से आपको नाभिक की भी खोज किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि पूरा परमाणु खोखला है, उसके जो है नाभिक को छोड़कर, ये ने बताया था। एल्केन्स की फॉर्मूला क्या होता है? इसे एल्केन कहा जाता है, एल्केन्स कहा जाता है। एल्केन या एल्केन्स जो होता है CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, एल्केन्स का फॉर्मूला होता है। ये भी एक मिनट, CnH2n इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। एल्कीन जो होता है CnH2n होता है, एल्काइन जो होता है CnH2n-2 होता है। ठीक, तीनों का तो फॉर्मूला आपको दिया ही है। जैसे मीथेन हो गया, जैसे CnH2n क्या होता है? ये मीथेन हो गया, सिंगल बॉन्डेड होता है, CnH2n+2। इसमें अगर आपको n की जगह पर 1 रखो तो यहाँ पर देखो C हो गया एकमात्र, यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ पर n की जगह क्या रखो? 1 रखो, यहाँ पर 1 रखोगे तो ये दुगना है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, और प्लस यहाँ से 2 जुड़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? H आपको 4 हो जाएगा। इसे ही मीथेन कहा जाता है। मीथेन, एल्केन, मीथेन, एल्केन, याद रखिएगा। ऐसे आपको फॉर्मूला जो बनता है इसे एल्केन कहा जाता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड आपको बनाता है कार्बन किसी के साथ। ठीक,
गैस का आदर्श नियम क्या होता है? गैस के आदर्श नियम का फॉर्मूला पूछता है आपको। गैस के आदर्श नियम का फॉर्मूला आपसे पूछता है और बोलता है कि किस फॉर्मूले के तहत गैस जो है आदर्श की तरह व्यवहार करता है। तो पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, गैस के आपको आदर्श नियम के अंतर्गत आते हैं। NaOH, OH को HCl से अगर हम आपको देते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो यहां से बन जाता है आपका NaCl, NaCl प्लस H2O। ये क्या बन गया? NaCl क्या हो गया? लवण हो गया। H2O जो हो गया पानी हो गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ से लवण और जल निकल कर आता है। जब भी आपको दो आपको दिखेगा अम्ल और क्षार अगर अभिक्रिया बनते हैं, तो अम्ल क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण और पानी निकल कर आता है। इसका याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? बेंजीन जो होता है C6H12 होता है, C6H6 होता है। बेंजीन जो होता है C6H6 होता है। इसका आपको अणु सूत्र जो होता है, और इस तरीके से बेंजीन का आकार होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ एक छोड़कर डबल बॉन्ड, यहाँ एक छोड़कर डबल बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर एक आपको एक एक कर हाइड्रोजन आपको लगा रहा था, एक एक कर हाइड्रोजन लगा रहेगा, एक एक कर हाइड्रोजन लगा रहेगा। तो ये आप देख सकते हो 6 आपको हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। 4-4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन बना लिया अपना बॉन्ड। और यहाँ पर आप देखें पूछेगा आपके सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पूछे और पाई बॉन्ड पूछे, तो आप देखिएगा पाई बॉन्ड की संख्या 3 है। पाई बॉन्ड मतलब कि डबल बॉन्ड की संख्या, डबल बॉन्ड की संख्या 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना है? 3 हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड सभी सिंगल बॉन्ड को कहा जाता है, जो कि 12 हो जाता है। कितना हो जाता है? 12। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका C6H12 होता है। बेंजीन आपको फॉर्मूला होता है इसका, बेंजीन का, ठीक। चलिए आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्विकलाइन किसे कहा जाता है? क्विकलाइन के फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। क्विकलाइन का फॉर्मूला जो होता है, क्विकलाइन जो चूना आप लेकर आते हो घरों में, यानी CaO, CaO को कहा जाता है क्विकलाइन। इसे पानी के साथ मिलाते हो तो ये बन जाता है क्या? H2O के साथ मिलाते हो तो यहाँ से ताप निकलता है, बुलबुला निकलता है, और ये जो होता है ये बन जाता है CaOH के होल ट्वाइस। ठीक, ये याद रखिएगा। जिसे आप लेपनी करते हो यानी घर के ऊपर पोतते हो, यानी इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। या बुझा हुआ चूना को जब घर के ऊपर आपको लेपोगे तो वो बन जाएगा कुछ दिन बाद CO3, यानी हवा में आपको हवा जब लगेगा उसके साथ तो सूखेगा तो वो CaOH का होल ट्वाइस जो बन जाएगा CaCO3 बन जाएगा, जिसे आपके दीवार के जो चूना होते हैं जो सूखे हुए होते हैं, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? क्विकलाइन जो कहा जाता है वो आपको CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ये आपको बताना है। बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प बनना, लोहे का जंग लगना या नमक का घुलना। रासायनिक परिवर्तन का कौन इनमें से उदाहरण हो जाएगा? तो बर्फ का पिघलना नहीं होगा, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। एक बार फिर से बर्फ बनाया जा सकता है। पानी का वाष्प बदलना, वाष्प बदलेगा फिर से पानी बनाया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन रसायन में आपको पढ़ने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि Fe2O3 जो होता है, ये जो हो जाता है आपको आयरन में क्या लग जाता है? FeTO3 में आपको XH2O हो जाता है, यानी XH2O यानी कि आपको क्या करता है? ये X मतलब वेरिएबल क्वांटिटी आपको क्वांटिटी है। यहाँ पर जितना जलवाष्प की मात्रा वो जुड़ता है, जलवाष्प मतलब H2O, और वो क्या होता है? मूर्छा के रूप में जाना जाता है, ठीक। इसे क्या जाता है? लोहे का जंग लगना, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यानी लोहे में जब जंग लगता है तो लोहा का भार बढ़ जाता है, इसलिए लोहे में जंग ना लगे इसलिए लोहा के ऊपर हम लोग जास्ता का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लैक्टोज निर्मित होता है। लैक्टोज जो होता है ये किससे निर्मित होता है? तो आप देखिएगा ग्लूकोज में आपको जो होता है एक आपको मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है लैक्टोज। तो डाइसैकेराइड में आपको बताना है कि ये किससे निर्मित होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से निर्मित होता है। कौन सा? लैक्टोज। और लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है? मिल्क में पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है? मिल्क में। और लैक्टोमीटर द्वारा मिल्क की शुद्धता मापा जाता है। मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता है और मिल्क में आयरन नहीं पाया जाता है, इसलिए मिल्क को आपको क्या माना जाता है? बैलेंस फूड नहीं माना जाता है। इसे भी याद रखिएगा। ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। कौन सा भैया? लैक्टोज बना होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटीन के सबसे छोटी रचनात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई यानी प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे? 20 अमीनो एसिड। प्रोटीन जो होता है ये क्या करता है? प्रोटीन जो करता है ये क्या करता है? ये प्रोटीन जो होता है आपके शरीर के विकास करता है, आपके ऊतक के विकास करता है, आपकी कोशिका को मरम्मत करता है, ठीक। और ये 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। 10 अमीनो एसिड तो हमारे शरीर में होता है, 10 हम लोग बाहर से लेते हैं, और प्रोटीन का हमारे शरीर में निर्माण होता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका अमीनो एसिड जो होता है इसका रचनात्मक इकाई होता है, छोटा से छोटा इकाई होता है प्रोटीन का, ठीक। और प्रोटीन आपको ऊतक के विकास में, शरीर के ढांचागत विकास में, हड्डी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोटीन। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? मानव हड्डी का कौन सा इसमें जोड़ नहीं है आपको बताना है। सैंडल, मैक्रो, ग्लाइडिंग, बॉल और आपको सॉकेट। बॉल सॉकेट आपको पाया जाता है। यहाँ देखिएगा बॉल सॉकेट जो पाया जाता है घूमने वाला, वहां पर ग्लाइडिंग भी पाया जाता है। मैक्रो नहीं है। मैक्रो आपको कोई हड्डी का जोड़ नहीं है। मैक्रो कोई हड्डी का जोड़ नहीं है। सैंडल भी आपको हड्डी का जोड़ है, लेकिन मैक्रो कोई जोड़ नहीं है। आगे चलते हैं। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? यानी दूध निकालने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी दूध स्रावित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये देखिएगा आपको
चलिए बताइए इसका आंसर। तो स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण आपके स्तन से दूध निकलता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन या एस्ट्रोजन। ये देखिएगा आपको जो हार्मोन जो निकलता है, जो कि आप देखिएगा कि अक्सर आपको गाय भैंस में भी देखिएगा कि इसका सुई दिया जाता है और इसका क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा ना। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है इसका जब सुई दिया जाता है तो यहाँ से आपको क्या निकलता है? स्तन से दूध निकलता है। तो वो दूध उतारने के लिए आप देखिएगा बड़े बड़े आप शहर में देखिएगा सुई निकाल कर ही देकर ही आपको दूध निकाला जाता है, बछड़ा मर जाता है उसका, क्योंकि उतना लोग नहीं उस पर खर्चा करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये दूध श्रावण के लिए जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शुक्राणु अस्थायी रूप से में रखे जाते हैं। शुक्राणु किस में रखे जाते हैं? अस्थायी रूप से, ये आपको बताना है। तो अधिवृषण में होते हैं। किसमें होते हैं? अधिवृषण में आपको शुक्राणु होते हैं, ठीक ना। शुक्रवाहिका से ये निकलते हैं, या याद रखिएगा अस्थायी रूप से जो रखे जाते हैं, अधिवृषण में रखे जाते हैं। कहां पर जाकर ये अंडाणु से मिलते हैं? फिलिपियन ट्यूब में ये आपको अंडाणु से जाकर मिलते हैं। फिलिपियन ट्यूब में आपको क्या रहते हैं? अंडाणु से जाकर मिलते हैं और वहां पर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से ही आगे जो बढ़ता है वो बच्चा बनता है। चलिए, अगर CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी CO2 बढ़ गया, CO2 जो बढ़ गया सांद्रता माने उसका आपको मतलब जो पहले थोड़ा था अब ज्यादा हो गया, तो CO2 की सांद्रता अभी वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। तो ये श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। तो श्वसन दर कम हो जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो श्वसन दर बढ़ जाएगी क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप हाफोगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा आपको। ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो शरीर और भी आपको ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगा, इस कारण से आपके श्वसन की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर आपके समान श्वसन आपको देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, मतलब कि ऊंचाई पर जाते हैं, ऑक्सीजन घटते चला जाता है, वायुमंडलीय दाब घटते चला जाता है ऑक्सीजन, इसलिए आप जल्दी जल्दी इनहेल करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या कहिएगा? आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा, इस कारण से आपका श्वसन दर बढ़ जाएगा। अगर ऑक्सीजन समान रहता तो आपका श्वसन दर नहीं बढ़ता। चलिए आगे चलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमो आपको क्या हो गया? लोहा हुआ ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ये आपको क्या होता है? रक्त में पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, CO2 को बाहर निकालकर फेंकना, शरीर से ऑक्सीजन को ले जाना, यही तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? ब्लड में। ब्लड में पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड आपको होना चाहिए। और याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है। पक्षियों और सरीसृपों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं? पक्षी अर्निथोलॉजी होता है, रेप्टाइल जो होते हैं आपको सरीसृप होते हैं। ये बताने इनमें से उत्सर्जित पदार्थ यानी खराब जो पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं वो किस रूप में करते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूरिक अम्ल के रूप में इसे उत्सर्जित किया जाता है। आगे चलते हैं। ब्राइट रोग जो है, ब्राइट डिजीज किससे होता है ये आपको बताना है। ब्राइट डिजीज जो होता है किससे होता है? ये किस में होता है ये आपको बताना है। ब्राइट डिजीज तो वृक्क में पथरी उत्पन्न हो जाती है ब्राइट डिजीज में। और रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। मूत्र के साथ रुधिर भी बाहर आने लगता है, इसे कहा जाता है ब्राइट रोग। बहुत खतरनाक रोग है, ठीक ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। वृक्क में पथरी उत्पन्न हो सकती है, मैंने किडनी आपको कैल्शियम ऑक्सीलेट। रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। आपको रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ेगी, तो रुधिर में जैसे ही यूरिया की मात्रा बढ़ेगी आपके शरीर में आपको जो है जोड़े पर दर्द तो होगा ही होगा, शरीर में ऐंठन होने लगेगा आपका। मूत्र के साथ रुधिर भी बाहर निकलने लगता है, ये भी आपको खतरनाक बीमारी है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी ब्राइट रोग का आपको ये लक्षण माना जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र क्या है? ताप को आपके शरीर के ताप हुआ, भूख हुआ, प्यास हुआ, गर्मी हुआ, ठंडा हुआ, ये सभी के सभी जो नियंत्रण करता है ये हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी होगा। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये शरीर में आपका ये जो होता है ताप नियंत्रण, भूख, प्यास, ये सभी आपको नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। कान का पर्दा होता है। कान का पर्दा क्या होता है इसमें इसको बताना है। तो कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है आपको स्टेपिस हड्डी, और फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। तो ये आपको कान में होती है टेम्पोनिक झिल्ली। टेम्पोनिक झिल्ली जो कान के पर्दा आप कहते हो ना, कान का पर्दा फट गया, जो आप कान में कुछ डालोगे उस कारण से हो सकता है। कान में अचानक आवाज आएगा तो उस कारण से भी एक छोटा सा झिल्ली पाया जाता है, एकदम पतला सा झिल्ली, वो फटना ही आपको कान का पर्दा फटना होता है। चलिए, ग्लाइकोजोन एकत्रित होता है। ग्लाइकोजोन क्या होता है? ये आपको जो होता है रिजर्व एनर्जी होता है। क्या होता है? रिजर्व एनर्जी होता है। तो ग्लाइकोजन कहाँ एकत्रित होता है? अग्नाशय में, केवल पक्षियों में यकृत और पक्षियों में, केवल पेशियों में यकृत और पेशियों में यकृत में। तो आप देखोगे जब आपको क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना C6H12O6, ये जो होता है ये ज्यादा हो जाता है और इसका क्या इसको रूपांतरित करता है किसमें? आपको देखिएगा इंसुलिन जो इसको रूपांतरित करता है ग्लाइकोजोन के रूप में। तो आप देखिएगा उससे रिजर्व एनर्जी के रूप में इंसुलिन जो होता है ग्लाइकोजन को आपको रख देता है। किस पर संचित कर देता है? यकृत पर और पेशी पर, यानी मांसपेशी पर जमा कर देगा या यकृत पर जमा कर देता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन तब उपयोग करता है शरीर जब आपके शरीर में ग्लूकोज नहीं हो, यानी कि जब भूखे हो, खाना नहीं है, तो उस समय आपके शरीर का जो ग्लाइकोजन है वो आपको लेने शुरू कर देता है।
आपको कहा जाता है ना कि आपके खाने से नहीं आप मरोगे, ध्यान में रखना, खाने से नहीं मरोगे। आपके शरीर जो होता है पहले से ग्लाइकोजन रखा रहता है, थोड़ा ना थोड़ा तो होगा ही ग्लाइकोजन, और वही ग्लाइकोजन का वो प्रयोग करता है। ठीक, देखिए शरीर पहला नंबर आप वसा लेते हो, वसा लेते हो, शरीर वसा का प्रयोग करता है। कार्बोहाइड्रेट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट इसका प्रयोग करता है। अगर ये दोनों नहीं रहता है फिर शरीर किसका प्रयोग करता है, प्रोटीन का प्रयोग करता है, ये नहीं रहता है। अब ये तीनों आपके शरीर खत्म होता है तो फिर आपको ग्लाइकोजन का प्रयोग किया जाता है। जब आप सब चीज लेना बाहर से बंद कर देते हो, फिर ग्लाइकोजन भी नहीं आपको रहता है तो फिर हड्डी में से भी आपको एनर्जी अवशोषित करने शुरू कर देता है। ठीक, इस तरीके से आप धीरे धीरे जो होता है आदमी पतला होते चला जाता है। आपको कहा जाता है ना कि कोई बिना खैले 10 दिन तक जिंदा रह गया, कहा है कि उसको खाना नहीं मिला लेकिन पानी बराबर मिलना चाहिए। पानी क्या होता है, बराबर मिलता ही रहता है, पानी मिलना चाहिए, आप अच्छा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। पानी नहीं मिलेगा मरमुरा जाओगे। चलो आगे चलते हैं। अग्नाशय में बीटा कोशिका इंसुलिन का श्रावण करती है, अल्फा कोशिका किसका श्रावण करती है। यानी कहा जाता है ना कि अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है जो मधुमेह को नियंत्रित करता है, और अल्फा सेल से क्या निकलता है, अग्नाशय के अल्फा सेल से क्या निकलता है, ये निकलता है ग्लूकोगॉन निकलता है। ग्लूकोगॉन जो निकलता है ये अल्फा सेल से निकलता है और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। याद रखिएगा, ग्लूकोगॉन जो निकलता है ये कहां से निकलता है, अल्फा से निकलता है, मतलब निकलता है, और बीटा से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ये किससे, ये दोनों आपको निकलता है अग्नाशय के लैंगरहंस के सेल से निकलता है। बीटा सेल से इंसुलिन और ग्लाइकोजन होता है अल्फा सेल से निकलता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है। दृष्टि पटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। यहाँ पर वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। छोटा भी बनता है, इसे भी याद रखिएगा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, रियल बनता है, क्या बनता है, रियल बनता है, वास्तविक बनता है। और ये आपको कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सी। अच्छा, आपकी जो आंख का रंग होता है वो कौन निर्धारित करता है, वो कॉर्निया निर्धारित करता है। सामान्य रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लाल रक्त कणिकाओं की तुलना में होती है। तो ये तो बहुत आपको अनुपात में अगर देखा जाए तो 600 अनुपात 1 में होती है, 600 अनुपात 1 में होती है। यानी 600 अगर रेड ब्लड सेल होगा तो वहां पर एक आपको व्हाइट ब्लड सेल होगा, यानी एक आपको क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल होगा। यानी ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट ब्लड सेल की संख्या समान रक्त में श्वेत रक्तकण जो होती है लाल रक्त से कम होती है। क्या होती है, कम होती है, क्योंकि आप देखिएगा डब्ल्यूबीसी की संख्या कम पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण करता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता जो हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है रेड ब्लड सेल को, यह याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। भारत में चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया। चेचक जो होता है ना, वो छोटी माता जो चेचक होता है, ये चेचक के लिए सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने, आप देखिएगा, टीका बनाया था। सबसे पहला टीका एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए बनाया था और भारत में 1980 के दशक में से घोषित कर दिया है उन्मूलन, काम खत्म। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर, अभी केंद्र बल किसको कहते हैं, अभी केंद्र बल, यानी केंद्र की तरफ लगने वाला बल जो होता है अभी केंद्र होता है। ये अगर सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु चलता है तो इसको दो बल अनुभव करता है, एक केंद्र की तरफ जो होता है अभी केंद्र होता है, एक बाहर की तरफ छदम बल लगता है जिसे सूडो फोर्स कहा जाता है, उसे अब केंद्रीय बल कहा जाता है। सो केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, अभी केंद्र कहेंगे। केंद्र के बाहर लगने वाले बल को अब केंद्र कहेंगे। केंद्र की ओर जो बल लगता है, यानी जो भी आपको मान लीजिए ये सन है, तो ये चारों तरफ जो भी आपको ग्रह चारों तरफ सन का चक्कर लगाता है वो भी अभी केंद्रीय बल के कारण ही लगाता है। अब केंद्रीय बल के कारण अब वॉशिंग मशीन आपको जो होता है काम करता है, मलाई जो निकलता है दूध से वो अब केंद्रीय बल से निकलता है। अभी केंद्रीय इसका आंसर हो जाएगा, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभी केंद्रीय कहा जाता है। द्विकोशिका विभाजन में क्या शामिल होता है जिसके दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है, द्विकोशिका विभाजन में क्या सम्मिलित होता है, इसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्ध समसूत्री विभाजन कहा जाता है। ये देखिएगा, ये ज्यादातर आपको किसमें होता है, वो होता है जनन कोशिका में, यानी किसमें आपको विभाजन होता है, इसमें आपको जनन कोशिका में आपको देखने को विभाजित होता है। ये देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है, अदृश्य कण इसमें से बताना है, इसमें से कौन से अदृश्य कण माने जाते हैं, तो ये बताइए आप लोग। तो ये न्यूट्रॉनों को माना जाता है। न्यूट्रॉनों आपको जल्दी दिखाई नहीं देती है, कहा जाता है पूरा यूनिवर्स में सबसे अधिक न्यूट्रॉन ही बना हुआ है, और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, अदृश्य कण के रूप में जाना जाता है। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है, ये क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के परिकिरण से, प्रकाश के अपवर्तन, परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये सभी फिनोमेना आपके इंद्रधनुष में दिखाई देती है। इंद्रधनुष सूरज अगर इधर है तो इधर बनेगा, यानी कि आपको सदैव सूरज के कहां बनेगा, सदैव आपको सूरज के सामने बनेगा ना। इंद्रधनुष कहां बनेगा, ये बताओ। ये बनेगा हमेशा विपरीत दिशा में, सूरज इधर है तो उसका विपरीत दिशा में बनेगा।
सूरज के सामने माने सूरज कहीं आपको दिशा हो गया, यानी इधर सन है तो इधर ही बन गया, इसे सूरज की दिशा कहा जाता है। विपरीत कहा जाएगा इसके सामने, यानी मतलब इस विपरीत कहा जाएगा, सामने नहीं कहा जाएगा, विपरीत कहा जाएगा, ठीक। तो सूरज के विपरीत दिशा में आपको बनता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगर सूरज उधर है तो इसका विपरीत दिशा इधर है, यानी नॉर्थ में सूरज है तो साउथ में उसका आपको इंद्रधनुष बनेगा, ईस्ट में सूरज है तो आपको वेस्ट में आपको बनेगा। इस तरीके से आपको इंद्रधनुष बनता है। 12 बजे नहीं बनता है, क्योंकि 12 बजे लंबवत सूरज होता है, इस तरीके से नहीं बनता है 12 बजे। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, न्यूटन बाबा 3 नियम दिए थे गति का। पहला नियम कहता है जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम फर्स्ट नियम कहता है, फर्स्ट जड़त्व का नियम कहता है। सेकेंड क्या कहता है? ये बोल रहा है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, जड़त्व का नियम नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं है, विपरीत बल का नियम नहीं है, त्वरण का नियम। त्वरण का नियम भी इसे कहा जाता है, या संवेग का नियम भी कहा जाता है इसे। यहां से आपको क्या निकल कर आ जाता है? यहां से F बराबर ma निकल कर आ जाता है। F बराबर क्या निकल कर आ जाता है? ma निकल कर आ जाता है। और इसको इस तरीके से आप कह सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण के नियम भी कर सकते हो। कैसे? वैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम तो पृथ्वी अपने तरफ कोई वस्तु को खींचता है, ये वो वेग में परिवर्तन का दर होता है उस पृथ्वी का, उसे कहा जाता है पृथ्वी का गुरुत्व कहा जाता है, जिसे जी कहा जाता है। ये जो पृथ्वी जिस वेग से परिवर्तन का दर उसे जी कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी क्या लगाता है? भार लगाता है, mg लगाता है। सो mg को ही क्या कहा जाता है? ma कहा जाता है। जो m का द्रव्यमान तो सेम है, जी लगा रहा है पृथ्वी, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा बताइए? देखिए इसे कहा जाता है आपका न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम यहाँ पर विपरीत, देखो विपरीत बल का नियम कहा जाता है थर्ड लॉ को, जड़त्व का नियम कहा जाता है फर्स्ट लॉ को। अब ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन है, ऑप्शन ए और बी का कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन ए और बी का जो कंफ्यूजन है उसे आपको देखते हैं। चलिए देखिए, इसे त्वरण का नियम ही कहा जाएगा। त्वरण का नियम क्यों कहा जाएगा आपको? क्योंकि ये कहता है, ध्यान में रखिएगा, यहां पर ध्यान में रखिए, सेकंड लॉ क्या कहता है? F is directly proportional to change of momentum, यानी द्रव्यमान तो होगा ही होगा, मोमेंटम में चेंज होना चाहिए, यानी मोमेंटम माने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में टी। ये होता है आपका, जो होता है ये होता है, जैसे कि ये कहता है कि F क्या होता है? F उसी तरफ होगा जहां पर mv जो होता है वो बदलाव होगा, बदलाव तो समय के अनुरूप ही होगा। mv माने द्रव्यमान तो सेम रहेगा हर जगह, mv माने v बाई टी, तो यहां से क्या निकलेगा? एक्सीलेशन निकलेगा। एक्सीलेशन से यानी त्वरण से द्रव्यमान में गुणा करोगे तो बल निकलेगा, इसे त्वरण का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? त्वरण। इसे गुरुत्वाकर्षण का नियम इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम अलग से आपको न्यूटन साहब ने दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम अलग से न्यूटन साहब ने दिया है, तो उसको उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसको त्वरण का नियम कहा जाता है, इसे बल का नियम कहा जाता है, क्योंकि बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है वो कहता है संवेग में परिवर्तन का जो दर होगा वही बल की दिशा के अनुदिश होगा, यही आपको सेकंड लॉ कहता है। और ये जो होता है ये होता है ma। और ma क्यों होता है? क्योंकि आपको देखिएगा वेग में संवेग में परिवर्तन होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? mv होता है। अब परिवर्तन जो होगा, परिवर्तन कब होगा? समय का सापेक्ष होगा, तो mv बटा में क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, तो ये देखिएगा t होगा तो v बटा में t क्या निकल कर आएगा? एक्सीलरेशन निकल कर आएगा। तो यहां से क्या निकल कर आया है? त्वरण निकल कर आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा? त्वरण के नियम भी इसे कहा जाता है। यहां से बल की क्या मिलता है? व्यंजक मिलता है। क्या मिलता है? व्यंजक, व्यंजक मिलता है। संवेग में परिवर्तन का जो आपको दिशा होता है वही बल की दिशा होता है। यहां से बल का व्यंजक मिलता है, यानी F बराबर क्या मिलता है? ma निकलता है। और बल की परिभाषा क्या से निकलता है? जड़त्व के नियम से, फर्स्ट लॉ से बल का परिभाषा निकलता है। परिभाषा क्या निकलता है? फर्स्ट लॉ से निकलता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया जो निकलता है थर्ड लॉ से निकलता है, इसे एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण का तो नियम अलग से आपको दिया ही है, इसमें आपको इससे कंपेयर नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। वैसे आपको देखा जाए गुरुत्वाकर्षण का आपको नियम दे रहा है, गुरुत्व का नियम नहीं दे रहा है। ध्यान में रखिए, गुरुत्वाकर्षण किसे कहा जाता है? कि हर एक वस्तु जो होता है दूसरे वस्तु पर एक बल लगाता है, उसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। और गुरुत्व किया, यहां पर गुरुत्व नहीं दिया है, ये इसीलिए ये गलत इसलिए हो जाएगा। गुरुत्व उसे कहा जाता है जब पृथ्वी अपने तरफ खींचता, जब पृथ्वी अपने तरफ खींचेगा उसे गुरुत्व कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण तो वो हर एक चीज एक दूसरे पर बल लगाता है, हम भी आप पर लगा रहे हैं, आप भी हम पर, क्योंकि हम लोग के बीच में दूरी ज्यादा है और हम लोग बहुत आकार में छोटे हैं, इसलिए बल का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वरना हर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है, उसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। ये तो अलग से नियम दिए थे, यहां पर आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आवृत्ति, आवृत्ति को किससे इंडिकेट किया जाता है? भी से इंडिकेट किया जाता है। का मात्रक हर्ट्ज किसके नाम पर रखा गया है? तो हेनरी हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। हेनरी हर्ट्ज जो होता है इनके नाम पर आपको आवृत्ति जो है इसका आपको मात्रक रखा गया है, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम बताना है, यानी व्यापारिक नाम क्या है विद्युत ऊर्जा का? तो इसे किलोवाट घंटा कहा जाता है। किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है।
1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट होता है, और इसमें घंटा से गुणा करोगे तो सेकंड में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो अब 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। यही जो वैल्यू निकालोगे यहाँ पर निकल कर आ जाएगा ऊर्जा, जिसे 1 यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इतने को 1 यूनिट कहा जाता है, ठीक। इसे 1 यूनिट बिजली के तौर पर आप इस्तेमाल करते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध। अब जानते हो कि प्रतिरोध के बारे में आपको दिए थे, ये जो है ओम बाबा ने नियम दिया था, और ये ओम्स का नियम कहा जाता है। और ओम जो होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम ही प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। कूलोम जो होता है आवेश का मात्रक होता है, वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। 1827 में आपको ओम ने नियम दिया था, जिसे ओम्स लॉ कहा जाता है। V बराबर IR यहीं से निकल कर आया था। R रेजिस्टेंस है, I धारा है, और V जो है वोल्टेज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। सो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन नागरिकता ये लेकर चले जाते हैं, क्योंकि जर्मनी में यहूदी लोगों को काफी नरसंहार किया जाता है। वहां से ये चल जाते हैं यूएसए में, यानी बाद में किसका नागरिक बन जाते हैं, यूएसए का नागरिक बन जाते हैं। वैसे इनका जन्म जो हुआ था ये आपको कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। सदी के सबसे वैज्ञानिक बड़े माने जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, रेडियम की खोज पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया है। और रेडियम जो प्राप्त किया जाता है ये चूना आपको पिंच बेलेट से, कहां से, पिंच बेलेट से। हेमेटाइट जो होता है ये आयरन का अयस्क होता है, चूना पत्थर तो चूना हो ही जाएगा आपको। या पिंच बेलेट से क्या निकाला जाता है, रेडियम का प्रयोग किया जाता है। रेडियम जो चमकते रहता है ना, उसको निकाला जाता है। प्रोड्यूसर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, प्रोड्यूसर गैस के रूप में आपको जाना जाता है इसमें से। प्रोड्यूसर गैस जो होता है इसमें से कौन सा होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पर CO और प्लस N2, इसे प्रोड्यूसर गैस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन के परमाणु क्रमांक क्या होता है, अभी आप लोगों ने देखा कार्बन के परमाणु क्रमांक ये हो जाएगा 6 होता है। कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि कार्बन जो बनाने का है ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, एल्केन भी, एल्काइन भी, एल्कीन भी, यानी सिंगल डबल ट्रिपल तीनों बॉन्ड बना सकता है। इसलिए कार्बन जो होता है इसके परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो अलग अलग हो सकता है उसे कहा जाता है समस्थानिक। परमाणु संख्या बराबर होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। तो कार्बन के जो एक समस्थानिक होता है C14, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं जीवाश्म ईंधन को ज्ञात करने के लिए, जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए, ये भी याद रखिएगा। कार्बन जो होता है ये सभी जीव जंतु जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, इसे भी याद रखिएगा। जो भी जीव जंतु मरता है वो कार्बन में ही फिर विलीन हो जाता है। चांदी का आभूषण लंबे समय के बाद काला पड़ जाता है। आखिर चांदी काला क्यों पड़ जाता है, वायुमंडल में अगर छोड़ दिया जाए तो ये रासायनिक अभिक्रिया करता है और ये क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है, ठीक ना। ये सल्फर के साथ भी अभिक्रिया करता है, तो आपको ऑक्सीकरण होता है, जुड़ता है इसमें, और रासायनिक अभिक्रिया होता है, दोनों अभिक्रिया होता है, जिस कारण से ये काला पड़ जाता है। किन आयनों के कारण जल में कठोरता होती है, यानी जल की कठोरता जो होती है, आपको जल जो कठोर होता है, इनमें कौन सा आपको आयन घुला रहता है जल में, जिसके कारण ये कठोरता होती है जल में, ये आपको बताना है। चलिए, जल की कठोरता जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन घुले होने के कारण, ठीक ना। कैल्शियम के आयन और मैग्नीशियम के आयन जो होते हैं ये अगर जल में घुल जाते हैं उसे कठोर जल कहा जाता है। और कठोर जल को आपको क्या किया जाता है, आपको डिटर्जेंट डालकर मृदु बनाया जाता है, यानी उसमें आपको सर्फ डालकर मृदु बनाना पड़ता है। मुंह का पीएच मान कितना पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह का पीएच मान मतलब कि ये ऊपर वाला मुंह नहीं, अंदर में मुंह जो है जिसमें दांत आपका स्थित है, उसका पीएच मान जो है ये, इसके बारे में सोरेनसन ने बताया है। पीएच वैल्यू आपको 0 से लेकर 14 तक बताया गया है, यानी कि 7 से नीचे अम्लीय होता है, 7 से ऊपर आपको क्षारीय होता है। तो पीएच वैल्यू का मान वो पूछ रहा है जिसमें दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो ये हो जाता है अगर पीएच वैल्यू का मान आपको 5.5 से कम होता है तो दांत क्षरण होने लगते हैं। अम्लीयता आपको बढ़ने पर आपको दांत क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि हम लोग ने आपका किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट में इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो कहा जाता है कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, यानी तुम्हारे टूथपेस्ट में क्षारीयता है जो बैलेंस करता है ना। इस तरीके से आप देखिएगा कि आपका पहले से मुंह क्या होता है, अम्लीय होता है, और उसमें फिर से आप जो है अम्ल बढ़ जाएगा तो दांत का क्षरण होने स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, सेल लैटिन शब्द से बना हुआ है। सेल जो होता है ये किस लैटिन शब्द से बना हुआ है, ये आपको बताना है। तो सेल बना है छोटा कमरा, इसे मतलब सेल मतलब क्या होता है, मधुमक्खी के जैसा आपको जो होता है ये छोटा कैमरा से बना हुआ है, ठीक ना। ये आपको जो होता है ये आपको छोटा कमरे के इंगित करता है। लैटिन सबसे बना है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है O2 होता है। ऑक्सीजन जो होता है, आपको सिर्फ तत्व की बात बोल रहा है ना, ऑक्सीजन तत्व की बात बोले, परमाणु की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 8 होता है, द्रव्यमान 16 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस नहीं बोल रहा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ज्वाला निकली गई। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ज्वाला कैसे निकलेगी आपको बताना है। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें ज्वाला स्वच्छ निकलती है।
यानी बढ़िया ज्वाला निकलती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से ज्वाला जो होती है वो आपको प्रदूषण करती है, खराब निकलती है। आधुनिक अवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां और कितने आवर्त होते हैं? ध्यान में रखिएगा, ध्यान में। आधुनिक अवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है? भाग नहीं, आवर्त की पूछ रहा है, तो आवर्त आपको 7 हो जाएगा। 18 भाग में डिवाइड किया गया है, यानी जो स्तंभ है वो 18 है, आवर्त जो है 7 है। आधुनिक प्रायोगिक टेबल मोसले ने दिया है, और ये इन्होंने दिया है, मोसले जो दिए हैं ये आपको परमाणु संख्या के अनुसार दिया है। किसके अनुसार? परमाणु संख्या के अनुसार जो होता है, ये परमाणु अनुफलन होता है, उसका रासायनिक गुण परमाणु संख्या के अनुसार। ये भी याद रखिएगा, इसमें जो होता है आवर्त की संख्या कितना होता है? 7 होता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों, क्या कारण है? पहाड़ों पर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। वायुमंडलीय दाब हमारे शरीर के अंदर ज्यादा रहता है, बाहर कम रहता है, इसलिए अंदर की जो चीज है बाहर आने की कोशिश करता है। उसी तरीके से ब्लड भी आपको विनाश जो होता है फट जाता है और बाहर आने लगता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा। जैसे कि आप अगर कोई हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो, निब वाला कलम रखे हुए हो, तो उसमें भी देखिएगा जैसे ऊपर जाते हो वायुमंडलीय दाब घटता है और आपको कलम जो है उससे स्याही बाहर आने लगती है। ये भी देखने को मिलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अल्फा किरण की उपस्थिति आवेश है। अल्फा किरण में कौन सा आवेश आपको देखने को मिलता है? यानी अल्फा किरण में कौन सा आवेश होता है? अल्फा किरण में होता है आपको 2 इकाई घन आवेश। अल्फा किरण क्या होता है? 2 इकाई घन, यानी पॉजिटिव होता है। 2 इकाई में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वही बीटा में देखा जाए तो -1 मात्रा आपको रहता है। ये भी याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगा। अगर अल्फा कण निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, यानी हीलियम के नाभिक जैसा होता है ये। 4 की कमी द्रव्यमान संख्या में कमी करेगा और परमाणु संख्या में आपको 2 की कमी करेगा। जबकि आपको बीटा कण जब निकलता है तो वो एक परमाणु संख्या बढ़ा देता है, द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। गामा में कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा किरण में उपस्थित होता है 2 इकाई घन आवेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा की खोज जो है पॉल बिलोड द्वारा, अल्फा बीटा की खोज किया है रदरफोर्ड द्वारा और गामा की खोज पॉल बिलोड ने किया है। हाइड्रोजन बम जो होते हैं विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम जो होते हैं नाभिकीय संलयन पर काम करते हैं। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया है ये आपको बताना है। हाइड्रोजन जो बम है ये आपको एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया है। ओपेनहाइमर ने परमाणु बम को विकसित किया था और एडवर्ड टेलर ने आपको हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। निम्न में से किसे कार्बाइड कहा जाता है? कार्बामाइड कहा जाता है। कार्बाइड नहीं, कार्बामाइड कहा जाता है इसे। इसमें से बताना इनमें से किसे कहा जाता है? कार्बामाइड। यूरिया को कहा जाता है। ये यूरिया को एमाइड के रूप में यहाँ पर आता है यूरिया, और ये डबल एमाइड के रूप में आता है। NH2 होता है, CO होता है, NH2 होता है, देखोगे CONH2 होता है। ये बोहलर ने, देखिएगा ये पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे आप लोगों ने, बोहलर ने, यानी कार्बन इसमें स्थित है, बोहलर ने इसे बनाया था पहला कार्बनिक पदार्थ के तौर पे, आपको संश्लेषण किया था यानी अपने प्रयोगशाला में, ठीक। और यहां से देखिएगा ये जो है इसमें आपको लगभग 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर क्या होगा? यूरिया हो जाएगा। यूरिया, यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वायु जो होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत है, O2 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वो होता है आपको 20.94, यानी कि लगभग 21% होता है आपका O2 का प्रतिशत, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21% होता है। नाइट्रोजन जो होता है उसका प्रतिशत 78% होता है। CO2 का प्रतिशत जो होता है ये होता है 0.03% होता है। आर्गन का प्रतिशत जो होता है ये होता है 0.93% हो जाता है। एक बार वीडियो को सभी लाइक को कर दो। अरे कोई कहता है धीरे धीरे पढ़ाइए, कोई कहता है जल्दी जल्दी पढ़ाइए, कोई कहता है आप जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा, कोई कहेगा कि सर जी बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, समय ज्यादा चल जा रहा है, जल्दी से कराइए, समय नहीं है। हमको तो तुम लोग पहले ही बीच में फंसा कर रखते हो। अब कोई कह रहा है कि सर जी एकदम धीरे धीरे पढ़ाइए, कोई कहेगा सर जी आसान क्वेश्चन है जल्दी जल्दी पढ़ाइए। अरे तू सब तो परेशान कर रख देता है, ठीक ना, कहा तू लोग को हम बोले, ठीक। अरे भाई ज्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन आज लेकर हम आया है, तो इसलिए आप देखिएगा कि थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। चलो चलो ठीक है, थोड़ा स्लो होते हैं। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? नहीं जमता, शरीर के भीतर नहीं रक्त जमता है, यानी नहीं तो शरीर के भीतर रक्त जम जाता ना, तो शरीर के अंदर क्या पाया जाता है जिसके कारण रक्त नहीं जमता है? तो ये हेपरिन नामक आपको प्रोटीन, आपको एंजाइम पाया जाता है, हेपरिन हो जाएगा। हेपरिन कारण आपको शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। ये हो जाए फाइब्रोजिन के कारण तो रक्त जमता है। आप देखिएगा तो फाइब्रोजिन के कारण बाहर जो होता है रक्त जमता है, और विटामिन के कारण भी रक्त बाहर जमता है, ब्लड क्लोटिंग होता है। लेकिन ब्लड जो होता है आपके शरीर के अंदर जो होता है हेपरिन के कारण नहीं जमता है, इसे याद रखिए। अच्छे देखो यहां पर एनडीआरएफ, एनडीआरएफ से संबंधित आई थिंक क्वेश्चन था, लड़का कुछ बोला है। एनडीआरएफ का एक्ट आया था 2005 में और इसकी स्थापना होता है 2006 में, सही है। तो मैंने एक्ट के बारे में ही बताया है, मैंने एक्ट के बारे में बताया है कि 2005 में एक्ट आया था, ठीक। एनडीआरएफ का, एनडीआरएफ ने जो आपको जैसे कोई आपदा आ गया,
जो है आपदा आ गया तो नेशनल तौर पर जो है एनडीआरएफ का गठन किया गया है। उसके लिए जो एक्ट आया है 2005 में आया है और स्थापना 2006 में हुआ है, एस्टेब्लिश्ड 2006 से काम करने स्टार्ट किया है। यही चीज हमने बताया, वहां पर बराबर मैंने एक्ट लिखा था कि एक्ट 2005 में आया है, तो वो क्वेश्चन एक्ट से संबंधित था, थोड़ा बदलाव था उसके लैंग्वेज में, लेकिन वो संबंधित एक्ट वाला ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इसके आंसर क्या हो जाएगा पर आपका हेपरिन हो जाएगा, हेपरिन, इसे याद रखिएगा। जब ये आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें मैं सॉल्यूशन में ये इस बात को इंगित कर दूंगा कि एक्ट और स्थापना दोनों को आपको डिफरेंट कर दूंगा। चलिए, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है? डेंगू जो बुखार होता है किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है, इसमें आपको बताना है। सो डेंगू जो होता है एडिस एजिप्टी द्वारा, आपको एडिस एजिप्टी। अगर डेंगू है क्या? वायरस बीमारी थे, क्या है? वायरस, वायरस जनित बीमारी है। वायरस जो होता है, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, वायरस जनित बीमारी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये आपको होता है एडिस एजिप्टी। इसमें क्या होता है? इसमें आपका प्लेटलेट्स, जो ब्लड में प्लेटलेट्स है ना, जो ब्लड क्लोटिंग में उत्तरदायी होता है, उसकी कमी हो जाती है। एडिस एजिप्टी जब मच्छर आपको लेकर आता है, डेंगू बुखार आपको जो होता है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। वायरस जनित होता है, वायरस प्लाज्मोडियम जो होता है वो प्रोटोजोआ वाला होता है, जिससे मलेरिया होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडिस एजिप्टी हो जाता है। पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक जो है ये सबसे बड़ी इकाई है। किसकी सबसे बड़ी इकाई है? दूरी की। ये पार्सेक जो सबसे बड़ी इकाई किसकी है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पार्सेक बराबर हो जाता है यहाँ पर 3.086 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है एक पार्सेक बराबर। एक पार्सेक बराबर लाइट ईयर में जो होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। और एक लाइट ईयर जो बराबर होता है, एक लाइट ईयर जो बराबर होता है वो होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसे भी याद रखिएगा। सो पार्सेक जो यूनिट होता है ये किसका होता है? दूरी का सबसे बड़ा यूनिट होता है पार्सेक। इसे भी याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछे तो आराम से लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है, पूछेगा आपके एग्जाम में। जैसे खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी वो मात्रक होता है जब हम कोई सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी, या दूरी का मात्रक होता है ये सूरज और पृथ्वी के बीच में, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, एयू कहा जाता है। तो एक यू जो एयू होता है यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है जो सूरज और पृथ्वी के बीच में होता है, ये होता है 1.4 इंटू 10 के पावर आपको 11 होता है, ये मीटर में होता है, ये याद रखिएगा। 1.49 इंटू 10 के पावर 11 होता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है, और ये एक साल में जो प्रकाश दूरी चलता है, यानी एक साल में, यानी 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होता है, और ये एक साल में चलेगा। एक साल मतलब एक वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, 365 दिन में देखिएगा आपको एक दिन में 24 घंटा, एक आपको घंटा में 60 मिनट, एक मिनट में आपको 60 सेकंड। इससे अगर गुणा करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका एक लाइट ईयर का वैल्यू निकल कर आ जाता है मीटर में, और ये होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ये आपको पावर में है, ये याद रखिएगा। इसका वैल्यू क्या होता है फिर से देख लीजिए, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। मीटर में दे तो ये होता है, किलोमीटर में दे तो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, ठीक। इसे याद रखिएगा, दूरी का ये भी इकाई है। इस तरीके से आप उड़ाते चलिए, आगे चलते हैं। एक आपको लास्ट यूनिट देख लीजिए, यहाँ पर आपको पार्सेक होता है। पार्सेक, पार्सेक सबसे बड़ी दूरी है, ये मैंने आपको बता दिया, 3.086 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है। और अगर इसे लाइट ईयर में देखा जाए तो ये होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, सबसे बड़ा यूनिट है। लंबाई दूरी का मात्रक और देख लेते हैं। 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। एक मील जो स्थलीय मील होता है 1.6 किलोमीटर होता है, जो तुम लोग का रनिंग होता है ना बिहार पुलिस में, वो एक स्थलीय मील के बराबर होता है। एक नाविक मील यानी समुद्री मील में जो होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। एक पार्सेक बराबर हो जाता है फलना ढेकना, तो ये चीज आपको देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या होता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है, ये आपको बताना है। कोशिका में प्रोटीन का, कोशिका में आप देखिएगा प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, और राइबोसोम ही आपको प्रोटीन आपको निर्माण करता है। इस बात को ध्यान में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा आपको निर्माण होता है एटीपी के रूप में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गोल्जी को क्या कहा जाता है? ये आपको ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोशिका में, ये याद रखिएगा। यातायात का साधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है गोल्जी बॉडी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पर कोशिका से संबंधित क्वेश्चन देख लो। जैसे केंद्र, कोशिका के समस्त क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जैसे केंद्र क्या होता है? कोशिका का मस्तिष्क होता है, कोशिका का सीपीयू होता है। ये सभी क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? कोशिका के केंद्र करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिगृह होता है, कोशिका का ऊर्जागृह होता है, यहीं पर एटीपी बनता है। 38 एटीपी का जो निर्माण होता है ग्लूकोज टूटने से, जो है केफ चक्र में, यहीं पर आपको देखने को मिलता है। बबलू देव, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब कराया जाएगा उसमें मैं ये चीज को आपको, गलती नहीं, मिस टाइप हो जाता है कभी कभी। बुक जब मोटा बनता है तो उसमें जो टाइपिंग लोग करते हैं वो गलत हो जाता है, मिस टाइप हो जाता है, ठीक। बाकी आप एक्सप्लेन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर जाकर आपको कहीं ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। चलो लाइसोसोम देखेंगे। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। क्लोरोप्लास्ट हम कहेंगे, कोशिका का प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहेंगे, या कोशा के अंदर कोशा भी किसे कहा जाता है, यानी कोशिका के अंदर भी कोशिका,
यानी कोसा के अंदर, कोसा कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को ही कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की सभी केंद्र यही होता है। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका के प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, आपको यहीं पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है क्रोमोसोम को, इसे भी याद रखिए। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो एल्युमिनियम लवण के रूप में आप देखिएगा आपको किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है पोटास एलम का। पोटास एलम जो होता है आपके ब्लड जो होता है उसको रोकता है, ब्लड को जमाता है, जैसे विटामिन के काम करता है उस तरीके से। विद्युत धारा 2 एम्पियर है, प्रतिरोध 5 आपको ओम है, वोल्टेज कितना होगा, तो ये आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, वोल्टेज निकालेंगे, यानी कि क्या कर रहा है, विद्युत धारा 2 एम्पियर है, विद्युत धारा 2 एम्पियर है, तो V बराबर हम फार्मूला निकालते हैं IR। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, वोल्टेज निकाल रहा है, वोल्टेज ही पूछ रहा है, धारा कितना है 2 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में वोल्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है तो उसका चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, ये बताइए। चलिए इसका आंसर लगाइए तो सभी लोग, और थोड़ा ध्यान से। समझिए कि आप लोग का क्या स्थिति है कि मैंने ये चीज बोला कि आपका क्वेश्चन ध्यान से देखना है। जब ध्यान से देखने के लिए हम बोल रहे हैं फिर भी क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं, तो आप समझिए कि एग्जाम हॉल में आप क्या करते होंगे। एग्जाम हॉल में तो कोई बोलने वाला भी नहीं होगा, तो उस तरीके से देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है, द्रव्यमान दे रहा है 60 केजी, और क्या पूछ रहा है कि उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, 60 केजी होगा, ठीक, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, भार बदल जाता है। मैं बराबर आप लोगों को ये चीज बताता हूं, भार क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है, क्योंकि जी बदल जाता है। जो पृथ्वी का जी का वैल्यू है वो चंद्रमा के जी का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है पृथ्वी से, यानी 1/6 हो जाता है आपको पृथ्वी के जी के वैल्यू का, यानी चंद्रमा पर जाओगे तो 1/6 हो जाएगा पृथ्वी के जी के वैल्यू का, ये भी याद रखिएगा। तो जी का वैल्यू बदलता है, यानी गुरुत्व जो होता है, जो आपको त्वरण होता है उसका वैल्यू बदलता है आपको स्थिति के अनुसार। आप देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पर आपका 60 केजी हो जाएगा। द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, भार बदलता है। ये तो आपको बूट पर बानर फंसाया गया है, यानी एक बूट छिड़क गया है और बानर लोग आ रहे हैं, फंस जा रहे हैं, तो वही चीज होता है, कहावत है एक बूट पर बानर फंसाना। तो वो चीज तुम लोग देख कर आ रहे हो कि अरे भैया चलो मार देते हैं नरिया, वो 1/6 तो ये नहीं जाता है। ये बढ़िया से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर लगाने की शुरुआत करो, ऐसे नहीं। चलो, HIV वायरस मानव शरीर में किस कोशिका को प्रभावित करता है? HIV जो होता है, HIV को एड्स कहा जाता है। एड्स वायरस के कारण ये होने वाला बीमारी होता है। HIV दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। HIV डे जो मनाया जाता है, HIV के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिजा जो टेस्ट किया जाता है ये आपको HIV के लिए किया जाता है, और वायरस जनित बीमारी है HIV। और HIV में जो होता है आपको श्वेत रक्त का एक आपको टी लिम्फोसाइट प्रभावित होता है। श्वेत रक्त कण का कौन सा? टी लिम्फोसाइट प्रभावित होता है, जिसके कारण आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और वो आदमी जो होता है अलग अलग रोगों से पीड़ित हो जाता है। सिर्फ एड्स नहीं, और भी बहुत से रोग इस पर पीड़ित कर देते हैं। और वो जैसे मान लो कि एक व्यक्ति को एड्स रोग है, एड्स रोग हो गया, तो वो जो उसका जो आपको जो है व्हाइट ब्लड सेल में आप देखिएगा ये जो आपको टी लिम्फोसाइट है ये इस कमी होने लगता है और ये खत्म होने लगता है। तो देखिएगा और भी जो रोग है ना उस पर हावी होने लगते हैं, क्योंकि रोग से लड़ने का जो क्षमता होता है वो खत्म हो जाता है एड्स के समय में। ठीक है, ये चीज आप देखने को मिलता है, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। एड्स जो होता है ये संक्रमित बीमारी है। आपको देखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी आपको यानी सेक्सुअली भी आपको फैल सकता है, एक दूसरे से संबंध बनाइएगा तो। और आप देखिएगा कि ऐसे भी हो सकता है कि किसी को एड्स हुआ है, दाढ़ी बनाने वाला जो ब्लेड है उससे आपको खून उसका लगा और आप में भी वो दाढ़ी बनाएगा, आप में भी खून लग जाएगा। या नीडल होता है, नीडल जो सुई वाला होता है, एक ही लोग का 2-3 बार प्रयोग कर लिया जाए, उससे भी एड्स होने की संभावना काफी ज्यादा रहता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक किस हार्मोन को कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है बायोलॉजिकल जो क्लॉक कहा जाता है, ये कहा जाता है मेलाटोनिन को कहा जाता है। मेलाटोनिन जो होता है ये आपके ये मेलाटोनिन किसको नियंत्रित करता है? हार्मोन को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन को नियंत्रित करता है जो आपको सोने के लिए, जगने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है ना, इसे आपको बायोलॉजिकल क्लॉक किस हार्मोन को नियंत्रित करता है? तो मेलाटोनिन को करता है। ठीक, मेलाटोनिन जो हार्मोन है उसे आपको नियंत्रित करता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक किस हार्मोन से नियंत्रित होती है? ये आप देखिए, मेलाटोनिन आपको से नियंत्रित होती है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? मेलाटोनिन हो जाएगा इसका आंसर आपका। आपसे क्वेश्चन पूछे ये कौन से ग्रंथि द्वारा होता है? तो पीनियल ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? पीनियल ग्रंथि।
ये पीनियल ग्रंथि से आप देखिएगा, ग्रंथि से आपको स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे भी याद रखिएगा। कौन सा? मेलाटोनिन। और ये जो होता है बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में जाना जाता है। आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को आपको, यानी कि आप कब जगोगे, कब उठोगे, कब जाओगे कहीं घूमने, ये सोचते रहते हो ना रात में, ये जो होता है। जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता जो होता है बाइकार्बोनेट के कारण होता है, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो तो उसको जल को अस्थायी कठोरता कहा जाता है। और अस्थायी कठोरता को कैसे कर सकते हैं? पानी को उबालकर, पानी को उबालकर हम अस्थायी कठोरता को खत्म कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अब परिस्थितिकी निम्नलिखित में से किस बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है? परिस्थितिकी जो होता है ये किसके किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है, ये आपको बताना है। तो परिस्थितिकी जो होता है जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन होता है। क्या होता है? जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन होता है परिस्थितिकी। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? यह बनाना है। कौन सा रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े में ले जाती है, इसका आपको बताना है। तो बताइए इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम होगा फुस्फुस शिरा जो करता है, ये क्या करता है कि वो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, यानी पीने में जो पानी है उसमें अगर जीवाणु है, कीटाणु है, उसको मारने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में भी देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण कहा जाता है, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें भी देखिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि पानी के जो जीवाणु होते हैं उसको मारा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। इनमें कौन प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग का आपको एग्जांपल बताना है। तो लाल हरा नीला जो होता है, लाल हरा नीला जो होता है, ये आपको देखिएगा प्राइमरी कलर के रूप में जाना जाता है। टीबी वाला कलर भी है प्राइमरी, लाल हरा नीला के रूप में जाना जाता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? आला। डॉक्टर के जो आला होता है आपके दिल के समीप आपको चिपकाता है और अपने कान में सुनता है। वो क्या कान में सुनता है? ध्वनि को सुनता है। और ध्वनि क्या होता है? परिवर्तन होता है। ध्वनि के परिवर्तन को सुनता है तो आपके दिल जो होता है 72 बार धड़कता है। अगर इससे ज्यादा धड़कने लगे, इससे कम धड़कने लगे, यानी कि आप रोगी हो। यानी अब कौन सा रोगी हो वो तुम समझो। यानी कोई भी रोगी हो सकते हो, दिल की बीमारी भी हो सकता है, और फजली भी हो सकता है, दिनाय भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी वाला बीमारी, वायरस जनित वाला बीमारी, प्रोटोजोआ वाला बीमारी, या आपको बहुत सी बीमारी हो सकता है जो कि दिल को नियंत्रित करता है, यानी दिल के धड़कन जो होता है कम बढ़ जा सकता है। क्योंकि जब तबीयत खराब होता है, जब बीमार होते हैं तो दिल के धड़कन जरूर प्रभावित होता है। जिस कारण से आप देखोगे कि आपको पता चल जाता है आपको स्टेथोस्कोप से कि बउआ का दिल का जो धड़कन है वो बढ़िया से धक धक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ से लबडब का आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? यानी क्या हो रहा है? किसी ठोस पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ है, ठोस है, उसको आपको बिना द्रव में बदले कहां बदल रहे हो? वाष्प में बदल रहे हो। कहां बदल रहे हो? वाष्प में बदल रहे हो। तो ये क्या होगा? इसे उदोपार्तन कहा जाएगा। उदोपार्तन क्या कहा जाएगा? कपूर को कहा जाता है। कपूर को कहा जाता है, उदोपार्तित पदार्थ कहा जाता है कपूर को। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ए। ठीक ना। निछालन किसे कहा जाता है? निछालन कहा जाता है सीधे गैस से ठोस में बदलना निछालन होता है। ठीक। उदोपार्थित पदार्थ नेफ्थलीन हो जाता है, कपूर हो जाता है, ये सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग कहां किया जाता है आपको बताना है। इसमें बताइए रेक्टिफायर का प्रयोग किसे कहा जाता है? रेक्टिफायर जो होता है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। वही इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में बदलता है। जैसे यहाँ पर ये जो होगा डीसी को एसी में बदलेगा वो होता है इन्वर्टर, जो घर में आपके होते हैं बैटरी वाला को आपको बिजली में बदलता है। ठीक ना। और एसी को डीसी में जो बदलता है वो होता है आपका क्या? रेक्टिफायर होता है। ठीक। निम्न वोल्टेज को उस वोल्टेज में, उस वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलेगा, यानी ये दोनों के लिए कौन होगा? ट्रांसफार्मर होगा। क्या होगा? ट्रांसफार्मर होता है। निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को निम्न बदलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आपको अल्टरनेटिव आपको जो होता है रेक्टिफायर होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सा श्रृंखला सही है? तो किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के बारे में कौन सा आपको सही है, ये आपको बताना है। उत्पादक है, अपघटक है और उपभोक्ता है। अपघटक है, उपभोक्ता है, उत्पादक है। यह उत्पादक होगा सबसे पहले, उससे आपको उपभोक्ता होगा, और जो बचेगा आपको उसको अपघटित कर देगा। कवक, प्रोटोजोआ, आपको शैवाल, ये सभी जो होते हैं ये आपको अपघटित कर देते हैं। यानी आपको उत्पादक होंगे, उपभोक्ता होंगे और अपघटक होंगे। ये आपको तीनों सही है। ट्रिपल आर को ब्लॉक मारो तो सोच को उसको ब्लॉक मारो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? धोने वाला सोडा किसका प्रचलित नाम है, ये आपको बताइए। धोने का जो सोडा होता है ये किसका प्रचलित नाम होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का नाम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट का नाम होता है। धोने वाला सोडा जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, ये क्या होता है? ये आपको होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का होता है। ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, इंटू 10H2O होता है। इसे कहा जाता है धोवन सोडा, इसे आपको धोने का सोडा कहा जाता है। खाने वाला सोडा क्या होता है? खाने वाला सोडा होता है NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धोने वाला सोडा कहा जाता है, धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया है? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया है, ये आपको बताना है। चलिए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा किया है? चलिए बताइए सभी लोग। ठीक है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मैक्सवेल ने। प्रकाश के जो सबसे पहले वेग मापा था वो रोमर ने मापा था, रूमर नहीं, रोमर ने मापा था। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। कणिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले तो यही बताए थे न्यूटन ने, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बारे में। गति के विषयक नियम किसने दिया था? न्यूटन बाबा ने दिया था। दाब के नियम किसने दिया था? पास्कल ने दिया था, और पास्कल यूनिट भी है। चलिए आगे चलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आपको अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन बाबा ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम। आगे बढ़ते हैं। पलवन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। जो आपको बल ऊपर की तरफ द्रव में डुबाएंगे, कोई वस्तु पर ऊपर की तरफ लगेगा, उसे पलवन के सिद्धांत। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव जूल द्वारा दिया गया था। विद्युत प्रतिरोध का नियम जो दिया गया था ओम द्वारा दिया गया था। विद्युत आकर्षण का नियम जो दिया गया था कूलॉम द्वारा दिया गया था। विद्युत उष्मा का प्रभाव जो होता है जूल होता है, जूल द्वारा। विद्युत जो धारा विद्युत होता है इसे अलेक्जेंड्रा वोल्टा द्वारा दिया गया था। यानी धारा विद्युत के प्रभाव जो है, धारा विद्युत के बारे में अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाया था, वो बैटरी भी बनाया था। विद्युत तरंग जो होता है हेनरी हर्ट्ज ने बताया था विद्युत तरंग के बारे में। विद्युत बैटरी के बारे में आपको अलेक्जेंड्रा वोल्टा हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्थिर विद्युत के बारे में आपको जो है थेल्स का नियम आता है। विद्युत आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन का नियम आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का भी आविष्कार किया था। प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम प्रकाश का अपवर्तन के नियम कहे जाते हैं। प्रकाश के कणिका सिद्धांत जो दिया था न्यूटन बाबा ने दिया था, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेंस ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जीवाणु है? आपको नाइट्रोजन यौगीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा जीवाणु होता है ये आपको बताना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा जीवाणु होता है? ये होता है आपका जो कि आपको जीवाणु है, ये आपको बताना, ये है राइजोबियम। राइजोबियम दलहनी पौधों में आपको जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करता है। किस वैज्ञानिक के परमाणु का प्लग पुडिंग मॉडल दिया गया था? आपको परमाणु का मॉडल दिया गया था, आप देखिएगा लगभग 1896 में दिया गया था ना। प्लग पुडिंग मॉडल जो दिया गया था, ये दिया गया था, यानी कि जो आपको पूरा का पूरा ये है क्या है, आपको कह सकते हो कि खरबूज है। और ये जो होता है खरबूज जो होता है पूरा का पूरा घनवेशित है, और इलेक्ट्रॉन जो है ब्लैक ब्लैक आपको देखिएगा, जो बिया है इसका मतलब आपको खरबूज का वो इलेक्ट्रॉन है। इसे प्लग पुडिंग का सिद्धांत कहा जाता है, यही प्लग पुडिंग का सिद्धांत कहा जाता है। और इसे रेड मान लेना पूरा का पूरा, और वो खरबूज है और बिया जो है वही आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसे प्लग पुडिंग का सिद्धांत कहा जाता है। और ये जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन ने प्लग पुडिंग का सिद्धांत दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व और सबसे अधिक अभिक्रिया करने वाला भी होता है, ये भी याद रखिएगा। ये आपको कौन होता है? ये हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है, फ्लोरीन होगा। गैल्वेनाइजेशन में प्रयुक्त धातु क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन यानी लोहा को बचाने के लिए, क्योंकि लोहा नमी के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीडेशन करता है, उसमें मूर्छा लग जाता है, तो लोहा को बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता चढ़ा दिया जाता है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और ये आपको जस्ता की धातु चढ़ाया जाता है। चलो यहाँ पर खत्म होता है। देखो यहाँ पर आपका सारा का सारा सवाल खत्म होता है। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। ये 3 पार्ट में मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया, यानी 3 पार्ट में आपका साइंस का क्वेश्चन करा रखे हैं, और 2 पार्ट और बच रहा है। 2 पार्ट में साइंस का क्वेश्चन होगा, वो 2 पार्ट धीरे धीरे और भी हार्ड होगा, और उसमें भी लगभग सभी टच कर दे रहे हैं। मैं आपको देखिएगा लगभग सभी टच कर दिए हैं आपका चैप्टर, और सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ रहा है, ये भी याद रखिएगा। जस्टिकरण लिख रहा है जस्टिसकरण। क्वेश्चन नंबर कहाँ है सर? क्वेश्चन नंबर डालने के लिए समय नहीं मिला जिसको भेजा गया है, और वो ऐसे भेजा है। 100 से ऊपर क्वेश्चन है, बात मानो 100 से ऊपर क्वेश्चन है, चिंता मत करो। पीडीएफ तेरी यादें में मैं आपको इसका कंपाइल कर जैसे ही 500 होता है आपको डाल दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है गौतम कुमार, थैंक यू। चलिए सबको थैंक यू है, और तैयारी निरंतर करते रहिए। 40 से ज्यादा नहीं आता है, बहुत टेंशन में रहने से कुछ फायदा नहीं है। देखो टेंशन ज्यादा होगा तो फिर डिप्रेशन में जाओगे, डिप्रेशन जाओगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है टेंशन ही मत लो, डिप्रेशन ही नहीं जाओगे। अब टेंशन नहीं लेने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, किस कारण से हम टेंशन ले रहे हैं। क्या हम ये कारण से टेंशन ले रहे हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं?
तो उससे बढ़िया है कि टेंशन लेने से पहले पढ़ाई करने लगो। टेंशन लेने से ही क्या फायदा, लास्ट में उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, सिर दर्द के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, बीमार के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको पढ़ाई करते समय आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं होगा, मेरा 40 ही आ रहा है, 45 ही आ रहा है, तो आप उस समय या तो मोबाइल देखने लगे होंगे, या तो कोई रील देखेंगे, या गाना देखेंगे, या अपने दोस्तों से बात करने लगेंगे, या मस्ती करेंगे। जबकि उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होता है जब हमको लगता है कि मेरा कोई कुछ चीज कमजोर है तो उसको मजबूत करना सही रहता है ना कि उससे भागना होता है। युद्ध से कब तक भागोगे, युद्ध तुम्हारा पीछा करते रहेगा, और तुम्हारे लिए जो युद्ध है वो परीक्षा है। तो परीक्षा तुम्हारा जो हमेशा है पीछा करेगा, कभी ना कभी तो वो बैठोगे ही। और परीक्षा जो होता है वो अपने इच्छा से नहीं होता है, दूसरे की इच्छा से होता है। ठीक, तो तुम अपने को तैयार रहो दूसरे की इच्छा के लिए, और वो तभी तुम तैयार रखोगे जब तुमको जब भी लगेगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, जब भी तुमको लगेगा कि मुझे पढ़ाई से मन भाग रहा है, तभी उसी समय तुम पढ़ाई करने स्टार्ट कर दो। मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, ये अगर फॉर्मूला तुमने अप्लाई किया तो तुमको पढ़ाई से कभी दूर नहीं भागना पड़ेगा, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, तुम कभी ये नहीं कहोगे कि सर जी हमको नींद लग जाता है पढ़ते समय, ये नहीं कहोगे, या ये भी नहीं कहोगे कि सर जी हमको कभी नींद लगवे नहीं करता है। दोनों का दोनों समतल आपको हो जाएगा, यानी समतुल्य हो जाएगा, आपको बैलेंस हो जाएगा, नींद भी आएगा, मेहनत भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे। और याद रखना, कोई 4 महीना 8 महीना नहीं लगातार तैयारी करता है, तैयारी लास्ट के 1 महीना बहुत घनघोर होना चाहिए। तैयारी लास्ट के 1 महीना जो होता है वही सबसे ज्यादा होता है, वही आपको एग्जाम हॉल में याद आता है, क्योंकि 1 महीना में जो आप याद करोगे ना वो बराबर आपके दिमाग में चलते रहता है। याद के साथ साथ रिवीजन करना भी जरूरी है, हर एक चीज को रिवीजन करो, पढ़ाई करो, और निरंतर तैयारी में लगे रहो, वही आपकी सफलता का राज है। और मैं बराबर आप लोगों को बोलता हूं कि जो चीज आपको भगा रहा है उसी को तुम पकड़ो, यानी जो चीज के चलते आपको लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, ये मेरा सब्जेक्ट कमजोर है, उसको थोड़ा बढ़िया से उसका ऑपरेशन करो, देखो क्या चीज है, क्या चीज आपको कमजोर कर रहा है, और जो चीज कमजोर कर रहा है उसको मजबूत करने की कोशिश करो। कितना दिन तक कमजोर रहोगे, कोई ना कोई आपका कमजोर पॉइंट देखेगा और उसको मारकर किनारे कर देगा, तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इसलिए बढ़िया अपना कमजोर पॉइंट को खुद ही पहचानो और खुद ही मजबूत करो। बाकी तो समय समय पर मैं आप लोगों को कराते ही रहता हूं। ज्योग्राफी टेस्ट 1 का पीडीएफ और आंसर दोनों सेंड करवा दीजिएगा ऐप पर। कौन सा ज्योग्राफी, अच्छा ओ हाँ, ज्योग्राफी 2 हुआ है आपका, 2 आपको जो ज्योग्राफी हुआ है वो आपको जो टेस्ट हुआ है आपको विजेता बैच में, उसका उसी में आपको आंसर के साथ डाला जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। आरटीआई अगर किसी का रिप्लाई नहीं आया है, 1 महीना हो गया है, तो वो फिर से री करेगा तो आ जाता है। ठीक, री अप्लाई कर दीजिए। ड्राइवर के वैकेंसी के बारे में भी कोई अपडेट नहीं होगा तो जरूर बताएंगे। 500 क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में, जैसे ही 500 क्वेश्चन हो जाएगा मैं इसे इंग्लिश मीडियम में कराकर आप लोगों को डाल दूंगा, चिंता मत कीजिए, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। कोलकाता अधिवेशन हुआ था, कोलकाता में अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में आपको चुना गया था एनी बेसेंट को, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1917 के कोलकाता अधिवेशन हुआ था, और 1925 के हुआ था कानपुर अधिवेशन, जिसमें आपको सरोजिनी नायडू को चुना गया था। चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। जब भी आप मद्रास के बारे में पढ़ते हैं, एनी बेसेंट के मद्रास के संबंध पढ़ते हैं, तो एनी बेसेंट के जो मद्रास वाला संबंध आप पढ़ते हैं वो हो जाता है आपका होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? होम रूल आंदोलन की शुरुआत के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, जब भी एनी बेसेंट का मद्रास के संबंध हम पढ़ते हैं। ठीक ना, इसे भी कंफ्यूजन में आपको गलती नहीं कर देना है। अरे 50 आए, 40 आए, 30 आए, लेकिन निरंतर तैयारी में लगे रहना है, आपका स्कोर बढ़ेगा। पूरे दावे के साथ मैं बोल रहा हूं, ये 30 जो दिन है ना, इसे मत भूलना। ये 30 दिन जो होगा ना, ये आपको कमजोर करेगा, ये आपको डिप्रेशन में डालेगा। ये जो होगा ये आपको महसूस करेगा कि मेरा तैयारी कुछ नहीं है, लेकिन यही 30 दिन लगातार आप इसी तरीके से तैयारी करते रहे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिएगा, अपना तैयारी निरंतर करते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।